अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ अपने मोबाइल के स्पीकर को तेज़ कर लें, यहाँ पे आप हैंड फ्री यूज़ कर लें। हम बाज़ार से हैं, ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि हम ऊँचा-ऊँचा बोल सकें। हमने बोला था हम लाइव आएँगे, लाइक आप लोगों को ना घुमाएँगे कि हम बहुत ही छोटे सिटी में रहते हैं, बहुत ही छोटी सिटी में। तो और इस पे मुतज़ाद ये है कि हमें सारी सिटी का नहीं पता। तो लेकिन फिर कुछ लोग कह रहे थे हम स्कूल जा रहे हैं, ऐसे समथिंग, फिर हम आए ही नहीं। खैर, अब संडे को मुलाकात होगी आप लोगों से, लेकिन शुक्र है ज़ारा ने हमारी फ्रॉक भेज दी। आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है और नमाज़ पढ़ ली आप लोगों ने? हमारा रोज़ा अच्छा जा रहा है और बट हम बाज़ार गए थे तो हमारे पाँव दर्द कर रहे हैं बहुत। नाम लीड करेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर ओल्ड हैं और आप बगैर सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं तब भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए रीड करते हैं। हमीस इसे राहदारी से तकरीबन घसीटते हुए इसके कमरे में लेकर आया था और इसे झटके से कमरे में जाकर धक्का दिया था। मलिका खुद को संभालती इसकी जानिब खौफ से आंखें फैलाकर देखने लगी। प्लीज़ हमीस, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मलिका खौफ से लड़खड़ाती आवाज़ में पीछे हटते हुए बोली। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाऊँ कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो। हमीस दर्द आवाज़ में बोलता हुआ आगे बढ़ा और झटके से इसके बालों को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम अपनी औकात कभी मत भूलना, इस महल में तुम्हारी हैसियत एक मलासमा से भी कम है। वो इसके बालों को ज़ोर से झटका देता हुआ बोला, मुझे तुमसे शदीद नफ़रत है। वो हिम्मत करती सुर्ख चेहरे के साथ अपनी भीगी भीगी पलकों को उठाकर बोली, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना आइंदा के बाद मेरी इजाज़त के बगैर तुमने महल के बागीचा में या फिर अपने कमरे से बाहर भी कदम रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ने में मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। वो भी धरती से इसके बालों को अपनी पकड़ से आज़ाद करता इसे ज़मीन पर धक्का देता हुआ बोला था, तुम मुझे यहाँ ज़्यादा देर कैद नहीं कर पाओगे, मैं बहुत जल्द यहाँ से निकल जाऊँगी। वो हमीज को देखती हकारत से बोली थी, इतनी जल्दी तुम्हें आज़ादी मैं हासिल नहीं करने दूंगा, बल्कि बहुत जल्द मेरी शादी में भी तुमने शिरकत करनी है। मेरी शादी की सारी तैयारियां तुमने ही करनी है मलिका। वह इसके करीब खड़ा होकर सिच कर देने वाली मुस्कुराहट से बोला और मलिका को ज़मीन पर सिजकता छोड़कर इसके कमरे से निकल गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। समझ नहीं आ रही इसने इसे कैद क्यों रखा है। सीज़न 1 में भी यही था, आप लोग जानते हैं ये सीज़न 2 है, ठीक है। वह कठरली बनी खुद में सिमटती सिसकने लगी। हमीज को पता था कि वह इससे मोहब्बत करती है, मगर फिर भी इसे अज़ियत देने से बाज ना आता था। ब्लडी वैम्पायर का सीज़न 2 है, ऊपर वैसे लिखा हुआ है। वह सिर्फ खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहती थी। इसी वजह से वह अपने घुटन ज़दा कमरे से निकलकर बागीचा में गई थी, मगर वहाँ पर हमीज ने इसे देख लिया था और वह इसे घसीटता हुआ इसके कमरे में लाया था। फिर इसके बाद जो सब कुछ हुआ, इसे इस सब चीज़ों की तवक्का थी, मगर फिर भी न जाने से क्यों बेहद तकलीफ़ हो रही थी। शायद वो अब तक इन सब चीज़ों की आदी ना हुई थी। हमीज मलिका के कमरे से निकलकर लंबे-लंबे ढक भरता हुआ बाहर आया और राहदारी से गुजरता हुआ अपने कमरे में गया। इसकी आंखों के सामने बार-बार बागीचे में मलिका का सरापा नज़र आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो महल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद ही महल में कोई इसकी खूबसूरती के हमपल्ला हो, मगर इस खूबसूरत लड़की मलिका की किस्मत इन सबसे ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि हमीज की कैद और ज़्यादतियों की वजह से वो अंदर से मरने लगी थी, जिसकी खबर हमीज को भी नहीं थी। वो अपना सर झटक कर अपने ज़हन से मलिका का ख्याल निकालने की नाकाम कोशिश करने लगा। फिर आखिर झुंझलाकर वो कमरे से निकलकर महल से ही बाहर चला गया। इस खूबसूरत महल के इर्द-गिर्द दूर-दूर तक जंगल वाक़या था, जहाँ पर अक्सर वैम्पायर शिकार करने जाते थे। हमीज भी वहाँ ही गया था ताकि अपना ध्यान भटका सके। वह जंगल में दाखिल हुआ और बिना आवाज़ पैदा किए अपनी नज़रों को इधर-उधर घुमाते हुए शिकार को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। इसे थोड़ी देर बाद ही एक हिरन अपने से कुछ फासले पर दिखाई दी। वो खामोशी से अपनी नज़रों को घुमाता हुआ इर्द-गिर्द जगहों को देखने लगा और फिर देखते ही देखते इसने बिजली की तेज़ी से हिरन को दबोचा था और इसकी गर्दन को झटके से मरोड़ कर तोड़ दिया था। वो इसका खून पीने के बाद अपना मुँह साफ कर रहा था जब इसे अपने से कुछ फासले पर आवाज़ें सुनाई थी। वह बिना आवाज़ पैदा किए इस तरफ गया तो इसे थोड़ी दूर एक बच्चा खड़ा नज़र आया। वो इसके करीब जाने लगा तो अचानक वह बच्चा गायब हो गया और इसकी जगह एक कागज़ ज़मीन पर गिरा। हमीज ने तेज़ी से वो कागज़ ज़मीन से उठाकर देखा तो इस पर मौजूद तहरीर देखकर इसकी रगें तनकी। बहुत जल्द हम महल पर कब्जा करने और अपने वारिस को लेने आ रहे हैं। किंग एडवर्ड का प्यारा दोस्त।
वो अच्छे से जानता था ये तहरीर किसने लिखी और इनका वारिस कोई और नहीं मलिका है। इस वजह से इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो इस कागज़ को अपने हाथों में ज़ोर से दबोचकर महल की जानिब रवाना हो गया। एडवर्ड, आप प्लीज़ शहराम को एक बार खुद बुलाएँ, महल बुलाएँ। मेरा इससे मिलने को बहुत दिल कर रहा है और मैंने सुना है कि इसने कोई लड़की भी पसंद कर ली है। क्या नाम था इस लड़की का? हाँ, मलीसा नाम था शायद। मेरा बहुत दिल है इससे मिलने को। प्लीज़ मेरी खातिर इन्हें एक बार बुला लें। एलिज़ाबेथ एडवर्ड के कंधे पर सर रखे धीमी आवाज़ में बोली थी, एलिज़ाबेथ, वो मुझे नहीं बुलाता और ना ही मुझसे बात करना पसंद करता है। मैंने इससे कहा भी तो वो नहीं आएगा, मगर मैं तुम्हारी खातिर इसे एक बार कह दूँगा। किंग एडवर्ड इसके गिर्द बाहों का हिसार डालता हुआ बोला, आप इसे एक बार कह दीजिएगा, अगर वो ना आया तो मैं खुद इसे मिलने जाऊँगी। वो आँखों में नमी लिए बोली, अच्छा फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। किंग एलिज़ाबेथ का सर चूमकर बोला, ठक ठक। दरवाजे के खटकने पर क्वीन किंग से अलग होते हुए सीधी होकर बैठी, तो दरवाज़ा खोलकर हमीस अंदर दाखिल हुआ। डैड, ये आपके लिए आया है, मुझे जंगल में मिला है। हमीस एडवर्ड को कागज़ का टुकड़ा पकड़ाता हुआ बोला था। इन्हें जो चाहिए हमें वो देना पड़ेगा हमीस, वरना वो लोग छीन कर रहेंगे। एडवर्ड तहरीर पढ़कर संजीदगी से हमीस से बोला था, वो इस महल को छोड़कर किसी के साथ नहीं जाएगी। आप भूल रहे हैं डैड, हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था, जो मर्जी हो जाए मलिका सिर्फ मेरी पाबंद रहेगी और मैं कभी भी इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हमीस गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ एडवर्ड से बोला था, तुम समझ नहीं रहे हमीस, वो लोग अब मलिका को वापस ले जा कर ही रहेंगे, वरना जंग के लिए तैयार रहो और महरगिस भी तुम्हारी इस फजूल जिद पर अपने लोगों को जंग की नज़र नहीं कर सकता और इस मतलब कल तफसील से बात होगी। अब जाओ तुम यहाँ से। किंग एडवर्ड सपाट आवाज़ में बोले तो वो बामुश्किल खुद को कुछ भी कहने से रोकता हुआ वापस चला गया। मलिका थोड़ी देर रोने के बाद ज़मीन छूट कर नहाकर अपने साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी थी। खिड़की के बाहर बसी और इस रकबे पर महल फैला हुआ था। शायद इसका कमरा चेंज हो गया, क्योंकि सीज़न 1 में इसे कमरे से बाहर ही नहीं जाने देते थे और ना ही इस कमरे में खिड़की थी, जिसके बीच में बागीचा था जो मलिका की खिड़की से साफ दिखाई देता था। वो गहरा सांस लेकर बाहर देखने लगी। महल में मौजूद हर लड़की इसकी खूबसूरती से हसद करती थी, जिस वजह से इसकी कोई दोस्त भी ना थी, मगर वो अपनी खूबसूरती से बेखबर थी। आसमानी सब्ज रंग की आंखें और आसमानी सब्ज रंग की आंखें आई थिंक या आसमानी रंग की आंखें होंगी या सब्ज रंग की आंखें होंगी, और आंखों पर खमदार पलकों की ऊँट में छुपी इसकी आंखें बड़ी बड़ी और बेहद खूबसूरत लगती थी। तीखी नाक और बारीक गुलाबी रंग के होंठों के साथ वो वाकई सब में नुमाया और खूबसूरत लगती थी। इसकी दूध या सफ़ेद रंगत पर हल्का सा निशान भी वाज़ा दिखाई देते थे। इसके बाल भूरे रंग के थे जो कमर से नीचे तक आते थे, जिन्हें वो अक्सर बांध कर ही रखती थी। नाजुक सरापे पर इसकी जहानत इसकी शख्सियत पर चार चांद लगाती थी। इसने आंखों में हसरत लिए बाहर आज़ाद उड़ते रंग-बिरंगे परिंदों को देखा था। वो भी आज़ाद होना चाहती थी, मगर हमीस ऐसा सॉरी हमारी जो क्लिप है ना उसकी आवाज़ थी। मगर हमीस ऐसा कभी भी नहीं होने देता था। शहराम ने इससे वादा तो किया था, मगर इसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इसकी मदद कर सके। वो थोड़ी देर खिड़की के पास बैठने के बाद वहाँ से उठी और अपनी किताब खोलकर इसमें मौजूद अपनी मालूमाती तहरीरों को देखने लगी। अभी से थोड़ी देर ही हुई होगी जब धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर हमीस कमरे में दाखिल हुआ। हमीस ने मलिका के करीब आते ही इसे बाजू से पकड़कर जोर से झंझोड़ा था और गुस्से से घुराते हुए बोला था, तुम्हें कभी मुझसे आज़ादी नहीं मिलेगी। वो बोला, मलिका सिसकते हुए हल्का हल्का काँप रही थी। वो इसे मना भी नहीं कर सकती थी। जब भी वो इसे किसी काम से रोकती थी वो मज़ीद तकलीफ़ देता था। इसकी सिसकियों को सुनकर हमीस, जो अपने होश में ना था, फ़ौरन अपने गुस्से को काबू करते हुए इससे कुछ दूर हुआ, झटके से पीछे हुआ। अपना सारा गुस्सा वो इससे तकलीफ़ देकर तो निकाल ही चुका था। ये आंसू क्यों बहा रही हो? अभी इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए तकलीफ़ अभी तुम्हें बहुत देर सहनी पड़ेगी। वो इसके गाल को बेदर्दी से साफ़ करता हुआ बोला और इसे दूर हटता हुआ कमरे से चला गया। मलिका ने आंसू से धुंधलाती आंखों से इसे जाते देखा था। अगर आप राइटर तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए ना, हमें कोई मसला नहीं है। अगर हमने कोई गलती की है, आप वो बता रहे हैं, हमें इससे भी कोई मसला नहीं है, माफ़ी मांग लेंगे। अगर हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांगने वाले पर्सन हैं। लेकिन जब आप गलत इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत दुख हुआ जब हमें एक राइटर बहुत जो बड़ी और फेमस हैं, उन्होंने बताया कि वो खामखा लड़की आपके बारे में बस ऐसे बोल रही है। हालांकि इवन जब उन्होंने हमें उनकी आईडी का बताया ना, तो हमें पता चला उन्हें जानते तक नहीं है। फिर भी वो आके बार बार वैसे ही लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी, राइटर्स को। खैर, हमने सारी राइटर से बात कर ली है, लेकिन फिर भी हमें बहुत उस टाइम के बाद हमने बात नहीं की, लेकिन हमें बहुत बहुत हैरत होती है कि जिस इंसान को आप जानते तक नहीं है, फिर भी वो आपके बारे में ऐसे बुरे क्यों सोच रहा है।
अब चलो जानते हो दुश्मनी हो थोड़ी बहुत तो फिर होता है, हम जानते नहीं हैं। अब क्या, अब इतने नॉवेल्स के चैनल हैं, अब हम ओनर को क्या बोलें कि भाई उनके इतने चैनल है, लाइक क्या वो वीडियो अपलोड करना बंद कर दें कि हम पढ़ना बंद कर दें, या हम भी उनकी तरह करें कि भाई उनके क्यों इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा समथिंग। हर कोई अपनी अपनी किस्मत, जो उनकी किस्मत में लिखा होता है ना, उनके नसीब में जो होता है, उनकी किस्मत में होता है, वही पाता है। आप किसी की किस्मत छीन नहीं सकते। वो ज़हरा ने, दिया ज़हरा का नावल में एक डायलॉग है कि दूसरों से छीनी हुई चीज़ अपने नसीब में भी नहीं आती। इसकी साफ एग्जाम्पल तब हुई थी जब उनको कॉपीराइट क्लेम आ गया था। एलन, तुमने अभी तक अपना काम शुरू किया या नहीं? विलियम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एलन अपने खास साथी से पूछा। मैंने काम शुरू कर दिया है, पैगाम अब तक किंग एडवर्ड तक पहुंच गया होगा। वो मुस्कुराते हुए अपने सुर्ख होठों पर ज़बान फेर कर बोली, बहुत खूब। क्या तुम्हारी मुलाकात वहाँ मलिका से हुई? विलियम ने बेसब्री से पूछा। नहीं विल, इसकी मुझसे कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने तुम्हें बताया तो था कि इन्हें मलिका को अपना कैदी बनाया हुआ है। उन्होंने, वो स्मार्ट चेहरे से विलियम से बोली थी, मैं बहुत जल्द इन लोगों से अपनी बेटी को छुड़वा लाऊंगा। विलियम एक अज़म से बोला, हाँ, और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। एलन चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाकर बोली, एलन, अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं इस वक्त कहाँ होता। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। विलियम एलन के हाथ पर अपना हाथ रखता हुआ बोला था, बहुत जल्द तुम्हें मौका मिलेगा विलियम, फिर तुम अपना एहसान चुका सकोगे। वो मायने खेजी से विलियम के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखती हुई बोली, हाँ ज़रूर। विलियम मुस्कुरा कर बोला और एलन का लाया हुआ खाना खाने लगा। अच्छा, ये ब्लडी वैम्पायर है, उसका सीज़न 2। हमीज़ अपनी पोशाक पहनकर तैयार खड़ा एक नज़र खुद को शीशे में देखने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगा, जब एक और लड़की दरवाज़ा खोलकर बिना इजाज़त के एक लड़की दरवाज़ा खोलकर बिना इजाज़त के इसके कमरे में दाखिल हुई। हमीज़ ने नागवार नज़रों से इसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो इंशा? इसने सख्त लहजे में इंशा से इस्तफसार किया। शहज़ादे, मैं आपसे मिलने आई हूँ। कल आपसे मिल नहीं पाई तो आज आपकी मुझे याद आ रही थी। इंशा अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाए हमीज़ के करीब आते हुए बोली थी, क्या तुम्हें तहज़ीब भूल गई है इंशा? वह इसके दरवाज़ा बिना नॉक किए अंदर आने पर तंज करता बोला। शहज़ादे, मुझे इजाज़त की क्या ज़रूरत है? इंशा नरोठेपन से बोली। तुम अपनी औकात भूल रही हो इंशा। अगर मैंने तुम्हें तो थोड़ी तवज्जो दे दी है तो इस वजह से मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश भी मत करो। हमीज़ ने इसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच कर गुस्से से बोला। हमारा मुंह फुल टू फुल सूख चुका है और अपनी बात मुकम्मल करके इस झटके से छोड़कर वो गुस्से से कमरे से निकल गया। इंशा ने नफरत से हमीज़ को जाते हुए देखा और अपना गला पकड़कर गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करती हुई चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए इसके कमरे से निकली और राहदारी से होती हुई मलिका के कमरे की जानिब जाने लगी। कमरे को खोल कर वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ मलिका बेड पर बैठ कर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मलिका सर उठाकर आने वाली शख्सियत को देखा, मगर इंशा को देखकर इसके चेहरे के तासुरात जो पहले थोड़े सही थे वो एकदम सपाट हो गए थे। क्या कर रही हो तुम मलिका? वही फजूल काम कर रही हो ना? वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें इस कमरे की जगह जिंदान में बंद करना चाहिए। इंशा मलिका के करीब आकर जहरखुन लहजे में बोली। इंशा, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मलिका पुरसुकून लहजे में इसकी बातों को नज़रअंदाज करके बोली, मुझे क्या करना है? क्या नहीं, ये तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वरना खुद से इसके करीब आकर बोली। इसे मलिका का पुरसुकून होकर बात करना एक आंख ने भाया था। इंशा, मेरे कमरे से चली जाओ। अगर हमीज़ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर शायद तुम्हारे गले के सुर्ख निशान मज़ीद सुर्ख हो जाए। मलिका इंशा के गर्दन पर उंगलियों के निशान देखकर तंजिया बोली, हम इंशा पढ़े हैं, ठीक है, अंशा भी हो सकता है। वैसे अंशा गुस्से में आगे बढ़कर मलिका के थप्पड़ मारने लगी कि मलिका ने इसका हाथ रास्ते में पकड़कर इसे खुद से दूर धकेलते हुए बेड से उठते हुए धमकी देने वाले अंदाज में कहा। हमने पता क्या इमेजिन किया था उसका कमरा? बस एक कुर्सी, टेबल, कुछ जादुई चीज़ें, उबलते हुए पानी, वो रंग बिरंगे पानी, केमिकल लाइक टाइप समथिंग। बेड तसव्वुर ही नहीं किया था क्योंकि अक्सर जादूगरनियों के जब ऐसे कमरे दिखाए जाते हैं बेड होते ही नहीं हैं। तुम अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मलिका की बात सुन अंशा इसे गुस्से से घूरते हुए उसके कमरे से चली गई। मलिका ने इसके जाने के बाद पुरसुकून सांस लिया ही था जब दोबारा दरवाज़ा खुलकर मुलाजमा अंदर आई। किंग एडवर्ड ने तुम्हें अपने पास बुलाया है मलिका। मुलाजमा ने मलिका को किंग एडवर्ड का हुक्म सुनाया तो मलिका एक नज़र अपनी पोशाक पर डालती इसे आई थिंक सही करके कमरे से निकलकर मुलाजमा के साथ ही चलने लगे।
सॉरी स्वीट रीडर्स, हम ये नावल सारा को देने लगे हैं। माई ज़ुबान फुल टू, हमारा मुँह सूख चुका है। अगर हम बाज़ार नहीं जाते ना तो हम पढ़ लेते हैं, चाहे कुछ भी होता, लाइक हमें हमारा रोज़ा है ना तब भी पढ़ लेते हैं। हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम बाज़ार चले गए तो ना इस वजह से हम आपसे माज़रत करते हैं। लास्ट टाइम हमने रीड किया। किंग एडवर्ड इस वक्त एलिज़ाबेथ के साथ बैठा हुआ था जब मलिका दरवाज़ा नॉक कर किंग की इजाज़त से कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया किंग? मलिका ने नज़रें झुकाकर किंग से पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए एक पैगाम आया है तुम्हारे बाप की तरफ से। किंग एडवर्ड उसके तासुरात जांचते हुए मजीद बोलने लगा। मलिका ने नज़रें झुकाकर किंग से पूछा था। हाँ, तुम्हारे लिए एक पैगाम आया है तुम्हारे बाप की तरफ से। किंग एडवर्ड उसके तासुरात जांचते हुए मजीद बोलने लगे। वो तुम्हें वापस चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें अपनी आज़ादी के बदले यहाँ बंद किया था। इस वजह से हम तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारा बाप की बात भूल गया है मलिका। मैं इस सब में क्या कर सकती हूँ किंग? मलिका ने सपाट तासुरात से किंग से पूछा। हम चाहते हैं कि तुम खुद एक तहरीर लेकर अपने बाप को बताओ कि तुम ये महल नहीं छोड़ना चाहती। ये बोलने वाली एलिज़ाबेथ थी। और मैं ऐसा क्यों करूँगी क्वीन? मलिका ने नज़र उठाकर दोनों को एक नज़र देखा और तंजिया पूछा। क्योंकि तुम अपने बाप की वजह से नहीं, अपनी किए गए जुर्म की सज़ा के तौर पर यहाँ रह रही हो। एलिज़ाबेथ मलिका को देखकर सख्त लहजे में बोली। और मेरे जुर्म की यही सज़ा तो नहीं है क्वीन कि मुझसे शहजादा जानवरों से भी बुरा सलूक करे। और यहाँ के कानून के मुताबिक मेरी सज़ा 10 साल थी और वो मुद्दत अब पूरी हो चुकी है। अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुकना चाहती। और अब मैं मज़ीद यहाँ रुकना नहीं चाहती। आवाज़ में बोली। हद से मत बढ़ो मलिका। किंग करख्त आवाज़ में मलिका से बोला। मैंने क्या किया है किंग? सिर्फ सच्चाई ही बताई है। ये महल तो इंसाफ की वजह से ही मशहूर है, मगर लोग क्या जाने कि आप लोगों ने क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ की हुई है। मलिका तल्ख लहजे में बोल रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी तल्ख से क्यों बोल रही है। और शहराम जो ये महल छोड़कर गया है ना, ये भी आप लोगों की ज़्यादतियों की वजह से उसने किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि कम अज़ कम वो इस महल के घुटन ज़दा माहौल से निकल कर खुलकर अपनी ज़िंदगी तो जी रहा है। चट्टाक हमेशा शुरू से ही कमरे के कोने में खड़ा था, मगर मलिका की नज़रों से दूर था। उसकी बातें सुनकर आखिर गुस्से में आकर उसने मलिका को करते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। बहुत जल्द मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। जाते हुए आपसे अपने सारे बदले लेकर जाऊंगी। अपने गाल पर हाथ रखकर वसीयत से कहकर लगाकर बोलती उन्हें पागल लग रही थी। तुम्हारा जो दिमाग खराब हुआ है ना, उसे आज मैं खुद सही करूंगा। उमेश ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उससे घूरा और आगे बढ़कर गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर दबोचकर अपने साथ घसीट कर ले जाते हुए बोला। मलिका को घसीट कर ले जाते हुए तमाम मुलाजमा और लोग उसे देख रहे थे। उसे सपाट तासुरात खुद को ढीला छोड़े उसके साथ घसीटती भी जा रही थी। रास्ते में मौजूद लड़कियां उसे देखकर तंजिया मुस्कुरा रही थी, जिनमें से एक अंशा भी थी। हमीस उसे तहखाने में लेकर आया, जहां मुख्तलिफ मुजरिमों को कैद बंद किया जाता था। यहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जबकि रोशनी का नामो निशान तक भी ना था। उसने एक सेल को खोलकर मलिका को अंदर धक्का दिया। तुम यहाँ ही रहने के काबिल हो। अब मैं यहाँ पर सड़ती हुई अपनी आज़ादी के बारे में सोचो, जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। चट्टाक मलिका ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ हमीस को देखा और उठकर खड़े होते हुए एक जोरदार थप्पड़ हमीस को मारा। ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए आइंदा के बाद मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। मलिका हमीस के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात देकर सर्द आवाज़ में बोली थी। हमीस ने पहले उसे बेयकीनी से देखा, फिर उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसकी रगें तन गई। कोड़ा लेकर आओ फौरन। हमीस ने गुस्से से बाहर खड़े मुलाजिम का आवाज़ देकर बुलाया और उसे बोला, जो फौरन कोड़ा लेकर आया था। हमीस ने गुस्से से कोड़ा अपने हाथ में लपेट कर उसकी तरफ देखा, जो बिना डरे सपाट तासुरात से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे कभी कभी शक होता है कि वाकई शहरी तुम्हारे जैसे जानवर का भाई है। वो तंजिया बोली तो हमीस ने गुस्से से सुर्ख होती अपनी आंखों को बंद करके खोला और उससे अपनी सुर्ख नजरों से घूरता हुआ गुस्से से सेल से निकल के कोड़ा वहां फेंक कर चला गया था। मलिका ने उसके जाने के बाद पुरसुकून सांस लेकर सेल में एक कोने में सुकड़ कर बैठ गई। अपनी भड़ास निकालने के बाद अब वो काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो आंखें मूंद कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसे अच्छे से मालूम था कि वो यहाँ से जल्द नहीं निकल पाएगी। एलिन भी अभी तक उसकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया था। विलियम ने भी सब्री से एलिन से पूछा, विल जल्दी आ जाएगा? तुम्हें पता तो है कि वो कितनी शातिर है। यकीनन कोई नई स्कीम सोच रहे होंगे ताकि हमें मलिका तक ना पहुँचने दें। एलिन ने सुकून से जवाब दिया। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो एलिन? वहाँ पता नहीं मेरी बेटी किस साल में होगी। विलियम गुस्से से बोला। मुझसे गुस्से में मत बात करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। एलिन विलियम के करीब आती उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच कर बोली, और जिस बेटी की तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है वो पहले भी तो कितने सालों से वहीं थी। अब थोड़ी देर और रह लेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलिन खुद को संभालती हुए उससे दूर होकर बोली थी। विलियम ने खौफ से एलिन की तरफ देखा, जो अब दूर होकर ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हो किया ही ना हो। जैसा तुम्हें सही लगे एलिन, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो धीमी आवाज़ में मुनमुनाया था। एलिन ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में अपने लिए खौफ देकर हल्के से अपने सर को खम दिया था।
उमेश गुस्से से तहखाने से निकलकर महल के पिछले हिस्से की तरफ गया जहाँ बहुत कम लोग ही जाते थे। उसने गुस्से से अपने बालों को जकड़ा। ये मैं क्या करने वाला था? नहीं, अब मैं दोबारा कभी भी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो खुद से बात करते बोला, मुझे चाहे इससे जितने भी नफरत हो, मैं उसे दोबारा थप्पड़ नहीं मारूंगा। मगर वो मुझे गुस्सा दिलाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने गुस्से को काबू में ही रखूंगा। वो अपने गुस्से को कम करने के लिए जोर से बोला। दीवार में अपना हाथ मारने लगा। उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था। जब वो दूर होकर जंगल की तरफ गया ताकि शिकार कर कर अपना जख्म दोबारा भर सके, वो अपनी कमज़ोरी किसी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। मगर दूर खड़ा एक वजूद जो उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराया था मगर दूर खड़ा एक वजूद उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराया था। मल्लिका को नहीं मालूम वो कितने दिनों से यहाँ कैद थी, मगर अब इसकी बस होने लगी थी। भूख और प्यास से वो नठाल होने लगी थी। होंठ सूख चुके थे, जबकि खाना न खाने की वजह से अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। अजियत से अब उसके दिल से एक सदा निकल रही थी कि वो मर जाए। उसने बाहर गार्ड्स को बाहर बात करते सुना था कि हमें इसकी मंगनी अंशा से होने वाली है और इस वजह से महल को सजाया जा रहा है। ये बात सुनकर उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो गया था। उसे नहीं मालूम था कि वो शख्स इतना जालिम होगा कि उसे जिंदान में बंद करके बाहर अपनी ही नई जिंदगी में मसरूफ हो चुका था। वो आंसू से भरी आंखें मूंदे जमीन को कोने में सुकड़ी सिमटी बैठती थी जब चिर की आवाज़ से जिंदान का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले की हाथ से ही वो जान गई थी कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जालिम है जिसने उसे यहाँ बंद किया था। हमेश पूरे 30 दिन तक 3 दिन बाद यहाँ आया था, वो भी 3 दिन कांटों पर घसीट कर आया था, मगर लोगों के सामने मजबूत बना रहा और आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। तभी वो मलिका से मिलने जिंदान में आया। अक्ल ठिकाने आ गई तुम्हारी? वो मलिका के करीब जाकर झुककर उसका चेहरा पकड़कर उठाते हुए संजीदगी से पूछने लगा। नहीं उमेश, मेरी अक्ल तभी तक ठिकाने नहीं आएगी जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे। मलिका कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अगर तुम्हारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, मगर मुझे इसका इलाज करना बखूबी आता है। चलो उठो, अब से तुम एक मुलाजमा की हैसियत से मेरे लिए काम क्या करोगी। और तुम्हारे बाप को मैंने तुम्हारे नाम से खत भिजवा दी है। वो तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करेगा। अगर किया तो उसकी गर्दन उतारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, मगर तुम्हें यहाँ से मैं कभी आज़ाद नहीं होने दूंगा। वो उसका चेहरा दबोचे फनकार रहा था और अपने अल्फाज से उसकी रूह तक उछलनी कर रहा था, मगर वो भी मलिका थी। अपनी तासुरात काबू में रखते अभी भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट कायम थी। चलो उठो, ये तो नहीं सोच रही तुम कि उठाऊंगा? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मुलाजमा हो, तो मुलाजमा को उठाना मेरी शान के खिलाफ है। हमेश उसे बेदर्दी से खींचकर खड़ा करता हुआ बोला था। हमेश धीमी आवाज़ में खड़े होकर मलिका ने हमेश के कान के पास सरगोशी की। मुझे मुलाजमा बनना कबूल है, तुम्हारी रखेल बनने से ज़्यादा। हल्का सा मुस्कुराकर वो ज़रख़ा लहजे में बोली। हमेश ने बमुश्किल अपने गुस्से को काबू किया। 1 घंटे बाद तुम मेरे कमरे में मिलो और तुम्हारी बात का जवाब मैं जल्द तुम्हें दूंगा। उससे दूर होता गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ बोलता वहाँ से लंबे लंबे डग पड़ता निकल गया। पीछे से मलिका हमेश के सच होने जाने पर फ़तेहमंद से मुस्कुराई थी। वो धीमी चाल से बमुश्किल खुद को घसीटती इस वहशत भरे ज़ंदान से निकल गई, मगर अब वो जान गई थी कि उसे क्या करना है और यहाँ से कैसे निकलना है। उनकी मिजाज, मुझे झूठा खत भेजे, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। एलन विलियम गुस्से से पागल होता शीशे का मेज़ तोड़ता हुआ बोला। उन्हें कल ही एक खत मिला था जिसमें लिखा था, मुझे आपसे शदीद नफरत है, आप कहलाने के भी लायक नहीं। आइंदा के बाद मुझ पर हक जताने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। मैं वही मनहूस लड़की हूँ जिससे आप अपनी आज़ादी के बदले महल में छोड़ आए थे, और मुझे भगोड़े बाप के साथ रहने से ज़्यादा महल की कैद पसंद है। मलिका। विलियम ने इस खत को पढ़कर यकीन कर लिया था कि वो मलिका ने लिखा है, और वो खत पढ़ने के बाद शदीद दुखी हो गया था कि उसकी बेटी से इतनी नफरत करती है। मगर जब एलन ने वो खत किसने लिखा है ये हकीकत अपनी एक साथी के जादू से पता करवाया, तो पता चला कि उसने खत लिखा ही नहीं, और अब उसे महल वालों की झूठा खत लिखने की हिम्मत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हम उनसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे विलियम, फ़िलहाल तुम अपने गुस्से को काबू करो। कैसे करूं मैं अपने गुस्से को काबू? इससे ज़्यादा गुस्सा इस बात का भी था कि खत पर लिखा हर लफ्ज़ वाकई हकीकत था। तुम बाहर जाकर कोई नई जड़ी बूटियाँ ढूंढकर कोई ऐसा टोटका बनाओ जिससे तुम अपने गुस्से को काबू कर सको। मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं कि तुम मेरी चीज़ों को तोड़ते फिरो। एलन उसके मेज़ तोड़ने की तरफ इशारा करते हुए कर्क लहजे में बोली। एलन के बाद उसका गुस्सा झाग की तरह बैठा था और वो शर्मिंदा होता बाहर निकल गया। बेवकूफ़ कम अक्ल इंसान। एलन उसे ज़्यादा देखकर मुँह में बुड़बुड़ाई थी। वो अपने गीले बालों को गंगा कर आज पहली बार उन्हें बांधने के बजाय खुला छोड़ रही थी। भूरे बाल आबशार की तरह मलिका की कमर पर फैले और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो भी खाना खाकर नहाकर निकली थी और अपनी सबसे खूबसूरत मगर सादा सी पोशाक पहने वो हमीज के कमरे की तरफ जा रही थी। उसने अपनी बनाई हुई दवाइयों में से एक दवाई खाई थी जिससे उसकी सारी थकावट और कमज़ोरी दूर हो गई। वो काली पोशाक में भूरे बालों और आसमानी सब्ज़ आंखों में दिल को लुभाने वाली लग रही थी। छोटे छोटे कदम उठाते वो हमीज के कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब
रास्ते में एलिज़ाबेथ से उसका सामना हुआ और वो एहतराम अपनी जगह रुक गई थी। क्वीन सर को खम देकर नज़रें झुकाकर बोली, कैसी हो मलिका? एलिज़ाबेथ ने मलिका से पूछा। वो मलिका से नफरत ना करती थी, बल्कि उसे तो ये गुड़िया बेहद पसंद थी, मगर एक क्वीन की हैसियत से वो सबको इतना यही ज़ाहिर करती थी कि उसे मलिका कुछ खास पसंद नहीं, मगर मलिका जानती थी कि एलिज़ाबेथ उसे कितना पसंद करती। मैं अब ठीक हूँ क्वीन, और इस दिन के लिए बेहद माज़ूक ख़्वाह हूँ। पता नहीं गुस्से में क्या भूल गई थी मैं। वो शर्मिंदा सी नज़रें झुकाए बोली। एलिज़ाबेथ के उस पर कई एहसान भी थे जो किसी को नहीं पता थे। तुम्हें एहसास हो गया? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब कहाँ जा रही हो मेरी गुड़िया? क्वीन ने देखते मोहब्बत से उसका चेहरा छूकर पूछा। उमेश ने मुझे अपनी मुलाजा बना लिया। क्वीन वो एलिज़ाबेथ की मोहब्बत पर अपनी नम आंखों को ज़मीन पर गाड़े बोली। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ मलिका कि मैं तुम्हें अपनी ही बेटी से नहीं बचा पा रही, मगर जैसे ही शहराम आएगा मैं तुम्हें यहाँ से कैद खाने से आज़ादी दिलवा दूंगी। क्वीन होले से उसका सर चूम के बोली थी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी क्वीन, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ, वरना फिर उमेश गुस्सा करेगा। मलिका ने एलिज़ाबेथ का मोहब्बत भरा लम्स महसूस करके उससे पूछा। हाँ जाओ, रात को तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आऊँगी, एलिज़ाबेथ ने बोला तो मलिका हल्का सा सर को खम देकर वहाँ से चली गई, जबकि एलिज़ाबेथ ने मुतरहम नज़रों से मलिका को जाते देखा। उमीस बेड पर लेटने के अंदाज से बैठा था, साथ ही इसके अंशा बैठी उससे कोई किताब पढ़ कर सुना रही थी, जिसे वो बेजारी से सुन रहा था। असल इंतजार तो उसे मलिका का था, जिसके आते ही उसने खुशी का ड्रामा करना था। ठक ठक दरवाजे के खटखटाने का सुनकर उसने अंशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगाए बाहर खड़े वजूद को अंदर आने की इजाज़त दी। अंशा खुशी खुशी उसके साथ लगकर बैठ गई। मलिका जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने ही अंशा को देखकर उसने मुंह में बड़े बड़े बुरे मुंह बनाए और हमीज को भी गुस्सा मगर अपने चेहरे पर से मुस्कुराहट ना हटाई जो उसने अंदर आते हुए सच्चाई थी। मलिका को देखकर हमीज छटका, वो लगी इतनी प्यारी रही थी, ऊपर से उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट उसके हुस्न पर चार चांद लगा रही थी। शहजादी क्या काम करना है? मीठी आवाज़ में अपनी पलकों को उठाते गिराते हुए पूछती मलिका। हमीज का दिल धड़का रही थी। उमेश अब इशना से नजर हटाए मलिका पर ही नजर जमाए बैठा था। तुम सारे कमरे की पहले सफाई करो और अंशा अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। उमेश पहले मलिका से फिर अंशा से दूर होता बोला। अंशा खून सवार नजरों से मलिका को घूरती हुई वहां से उठकर चले गए। उमेश अंशा के जाने के बाद अपनी जगह से उठा और मलिका की तरफ बढ़ गया, जो कपड़े लिए अपनी मुस्कुराहट पर धूल छाड़ रही थी। वो जो हमीज को नजरअंदाज कर अपने काम में मसरूफ होने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से पीछे से हमीज के बालों को दबोचने पर वो सिसकी थी। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी अदाओं की जान से मैं आ जाऊंगा? वैसे सही सोचती हो तुम, मगर मैं कभी भी तुम्हारे हाथों से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। वो उसके बालों को बेदर्दी से झटक कर बोला। शहज़ादे आपको इससे क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगी? वो आंखों में पानी लाए मासूमियत से हमीज को देखकर पूछने लगी थी। हमीज भी साफ था, उसकी आंखों के सहर में कैद हुआ था और नरमी से मलिका की आंखों से निकलने वाला आंसू को उसने चुना था। अचानक हमीज को कुछ याद आया और उसने झटके से खुद को मलिका से दूर किया। जल्दी से सारे कमरे की सफाई करने के बाद जाओ यहाँ से। उमेश मलिका से बोलता वहाँ से जा चुका। शहजादे हमीज को जाते देख उसने मीठी आवाज़ में पुकारा, मगर हमीज उसको नज़रअंदाज कर कमरे से चला गया था और मलिका अपना काम करने लगी। हमीज का हर अमल उसके मजीद यहाँ से निकलने के इरादे को पुख्ता करता था। माजी हमीज मेरी बात सुनो। वो छोटी सी 14 साल की भूरे बालों वाली लड़की हमीज को पुकारते उसके करीब आई। हाँ बोलो मलिका, और ये तुम्हारा चेहरा क्यों खीरा है? तुम रो रही थी। किसने तुम्हें मारा है? 20 साल हमीज मलिका का चेहरा देखकर पूछने लगा। मुझे मारिया ने मारा। मैंने बस वो फूल दिया जो तुमने उन्हें दिया था, वो बहुत बहुत पसंद था। वो आंखों को छपक कर अपने आंसू रोकते मासूमियत से बोली। चलो शाबाश, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारे वैसे फूल आकर दूंगा। उमेश उसके आंसुओं को साफ करता बोला, जो अब रवानी से उसकी आंखों से बहने लगे थे। तुम बहुत बुरे हो, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम सब चीज़ें अब मारिया को ला कर देते हो, तुम मुझे भूल गए हो। वो सोच करती उमेश से दूर होती गुस्से से बोली, बहुत बुरी बात है मलिका, इधर आओ। मैंने कहा ना कि ला कर दूंगा। अब चलो रोना बंद करो, मेरे साथ चलो, तुम्हें बाग में लेकर जाऊँ। सच्ची? उमेश के बोलने पर मलिका से पूछा। हाँ अब चलो, जल्दी चलें, फिर वापस भी आना है ना। उमेश मलिका का हाथ पकड़ता हुआ बोला और उसे अपने साथ लेकर गया। पीछे से कुछ दूर खड़ी मारिया ने नफरत से मलिका को देखा था। मलिका हमेश के कमरे की सफाई करने के बाद बाहर निकले, अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। आज उसका इरादा कोई नई दवा बनाने का था, जिससे उसके अगर कोई भी जख्म लगे तो वो ठीक हो जाए। वो फ्रेश होकर नई जड़ी बूटियाँ लेने बाग में गई, जहाँ मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों के साथ नायाब जड़ी बूटियाँ भी मौजूद थीं। वो छोटे छोटे कदम उठाती गुनगुनाते हुए फूलों और जड़ी बूटियों को अपनी टोकरी में इकट्ठा करने लगी, क्योंकि ये काम शुरू से ही उसे बेहद पसंद था। वो एक नायाब पर्पल रंग का फूल चुन रही थी, जो जब से झाड़ियों के पीछे उसे सनसनाहट सुनाई दी। वो चौंकी और डर कर थोड़ा पीछे होने लगी जब एलन आहिस्ता से चलती हुई झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुई। हे मलिका, कैसी हो स्वीटी? मुस्कुराकर अपने सुर्ख लबों पर जुबान फेरते हुए एलन ने पूछा। तो तुम कौन हो?
मलिका डर के उससे पीछे होती पूछने लगी, मैं तुम्हारे बाप विलियम की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम लाई हूँ। एलन उसके करीब आते हुए बोलने लगी। मलिका ने इर्द-गिर्द देखते हुए उल्टे कदम उठाना शुरू किया। हमें इसके देख लेने का खौफ उसकी आंखों में नुमायां हो रहे थे। क्या पैगाम लाए हो तुम मेरे भगोड़े बाप की तरफ से? वो हिम्मत करती एलन से पूछने लगी। ना ना स्वीटी, तुम्हारा बाप भगोड़ा नहीं बल्कि तुम एक कातिल हो। एलन तंजिया बोले। माजी की क्या अचानक उसके सामने आई थी। अजियत से उसने अपनी आंखें मींची थी। तुमने जो बात करनी है जल्दी से करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मलिका नफरत से एलन की तरफ देखते हुए बोली, जिसने माजी की हैसियत भरे पन्ने दोबारा उसके सामने खोल दिए। अगर तुम आज़ादी चाहती हो तो जिस दिन हमें इसकी मंगनी होगी उस दिन तुम महल के पिछले हिस्से में आना, बाकी तुम्हें वहाँ से निकलवाना ये मेरा विलियम का काम है। एलन उसे अपना प्लान बताते बोली। ठीक है, मैं उस बारे में सोचूंगी। मलिका सोचते बोली, आखिरी मौका होगा तुम्हारे लिए आज़ादी का, वरना फिर कभी तुम इस कैद खाने से आज़ाद नहीं हो सकोगी। एलन सोचते हुए दोबारा वापस झाड़ियों में गायब हो गई थी। हमेश मुझे एलन की मौजूदगी महल के करीब अभी महसूस हुई है। सिक्योरिटी सख्त कर दो। किंग एडवर्ड जल्दी से हमीद से बोले। अपनी सौतेली बहन की मौजूदगी वो कैसे ना महसूस करते जो 15 साल उनके साथ ही रही थी। हमीद अपने बाप की बात पर चौंका और तेजी से मुलाजिम को महल की सिक्योरिटी डबल करने का बोलकर वो मलिका के कमरे की तरफ भागा। वो कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ मलिका को मौजूद ना पाकर उसे शदीद गुस्सा आया। मलिका वो कमरे में मौजूद वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखने लगा। वहाँ भी मलिका को मौजूद ना पाकर सुर्ख चेहरे के साथ कमरे से तेजी से बाहर निकला। उसका दिल मलिका के दूर जाने का सोचकर तेजी से धड़क रहा था। मलिका छोटे छोटे कदम उठाती अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब आंधी तूफान बना हमीश में जोर से बचकर वो ज़मीन पर गिरी और उसकी टोकरी में मौजूद तमाम चीज़ें ज़मीन पर गिर गईं। हमीश ने मलिका को देखा तो उसके धड़कते दिल को थोड़ा सुकून मिला, मगर अब उसे मलिका पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरी इजाज़त के बगैर कहाँ गई थी बोलो? हमीश उसके करीब पंजों के बल बैठकर उसका चेहरा दबोच कर धारा। वो मैं थोड़ी देर के लिए वो तकलीफ से आंखों में आंसू लिए बोली, उसका एलन की मदद से भागने का फैसला पुख्ता हो गया। मेरे साथ झूठ बोल रही हो, एलन से मिलकर आई हो ना? हमीश उसके बालों को बेदर्दी से झटक कर बोला। नहीं। वो सर नफ़े में हिलाती बोली। जालिम से उसे भी फिर नफरत महसूस हुई। तो मेरी बात क्यों नहीं समझती? जब मैंने कहा था कि बाहर मत जाया करो तो मेरी बात क्यों न मानी? वो उसके आंसू देखकर थोड़ा नरम पड़ा था, मगर उसका लहजा हनूस सख्त था। और जो हमीश ने उसे बाजू से खींच कर उठाया उसके कमरे के बजाय अपने कमरे में ले गया। मुझे अपने कमरे में जाना है। मलिका खौफ से कांपती हुई उससे बोली। नहीं, तुम अब से मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा सामान मैं अपने कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा। वो सख्त लहजे में बोला। मलिका ने नफरत से उसे देखा जो अपनी मोहब्बत मलिका के दिल से खुद भी ख़त्म कर रहा था। एलन जानबूझकर अपनी खुशबू वहाँ छोड़कर आई थी ताकि वो सब को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर हमीश को मलिका की और ख़िलाफ़ करवाकर मलिका का इरादा पुख्ता करवा सके। तुम कहाँ से आ रही हो एलन? विलियम ने एलन से पूछा जो अभी घर में दाखिल हुई थी। अपनी औकात मत भूला करो विलियम। एलन को इसकी बात सख्त नागवार गुजरी थी। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि तुमसे मिलने तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया हुआ है, विलियम मनमनाया था। अच्छा तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। एलन चलती हुई अपने कमरे में चली गई जहाँ कोई काली पोशाक में मुँह छुपाए खड़ा था। तुम बेवकूफ़ यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें सुकून नहीं मिलता एक जगह? एलन गुस्से से अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके थाड़ी। वो मैं पोशाक में मलबूस लड़की मनमनाई। क्या वो मैं 1 मिनट से पहले दफ़ा हो जाऊँ यहाँ से, और जब तक मैं न बुलाऊँ यहाँ मत आना। एलन नफ़रत से बोली। वो लड़की फ़ौरन एलन की बात सुनकर गायब हुई थी। बेवकूफ़ लड़की। वो मुँह में बुड़बुड़ाई थी और सोफे पर बैठकर पास पड़े खून के गिलास को पीने लगी। तुम अब से ज़मीन पर सोगी। जाओ जाकर मुलाजमा से बिस्तर मंगवा लो। वो भी सख्त लहजे में मलिका से बोला। वो मजबूरन उस सालिम को एक नज़र देखकर अपना बिस्तर लेने चली गई। मुलाजमा के बिस्तर लाकर देने पर वो एक कोने में अपना बिस्तर बिछाने लगी जब हमीज उसको टोकता बोला, यहाँ मेरे बेड के साथ तुम बिस्तर बिछाओ ताकि रात को मेरी नज़रों से तुम ओझल होने की कोशिश ना करो। हमीज की बात सुनकर वो लब काटती हुई अपना बिस्तर वहाँ बिछाने लगी। बिस्तर बिछाकर उस पर लेट गई, मगर वो फ्रेश होना चाहती थी, मगर हमीज के गुस्सा हो जाने के डर से वो चुपचाप लेट गई। हमीज ने गुस्से में उसे खाना भी नहीं दिया। मलिका दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहती तो दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। हमीज मलिका को देखकर खुद भी लेट गया था। आज मलिका की गैर मौजूदगी ने उसे डरा दिया। इसी वजह से वो मलिका को अपने कमरे में लेकर आया था। मारिया हमीज की मंगेतर थी। इन दोनों की पसंद की मंगनी हुई थी। मारिया उनके महल में ही रहती थी। वो किंग के खास आदमी की बेटी थी। किंग के बेहद करीब विलियम भी हुआ करता था और विलियम अपनी बेटी मलिका और बीवी के साथ इस महल में रहता था। मलिका शुरू से ही महल में सबसे ज़्यादा खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और वह महल की सब लड़कियों से उम्र में भी छोटी थी। शुरू से ही कोई भी लड़की मलिका की दोस्त नहीं थी। हमीज ही शुरू से उसका दोस्त हुआ करता, मगर फिर मारिया के साथ मंगनी के बाद हमीज मलिका को नज़रअंदाज करने लगा, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मलिका के कहने पर वो उसके साथ दोबारा वक्त गुजारने लगा था, जो मारिया को एकांत नहीं भाता। हमीज, तुमने आज मुझे नदी किनारे लेकर जाना था, तुमने वादा किया था। मलिका उदास आंखों से हमीज से बोली। आज मैंने मारिया के साथ बाहर जाना है मलिका, मैं तुम्हें कल लेकर चलूँगा।
उमेश मलिका को बोलता हुआ उसके प्यार से बाल बिखेरने लगा। जब मलिका ने गुस्से से उसका हाथ झटका, तुम बहुत बुरे हो, वो बोलकर उसके कमरे से भाग गई। वो सुबह से ही बेहद खुश थी कि वो नदी देखने जाएगी, क्योंकि रात को उस नदी का पानी चमकता था, मगर अब हमीज के मना करने पर वो रोने लगी थी और उसे मारी पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था। मारिया जो हमीज के कमरे में आ रही थी, सुर्ख चेहरे के साथ भागती मलिका को देख उसके दिल में ठंडक पड़ गई। उसने जानबूझकर आज के दिन हमीज को बाहर जाने के लिए मनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमीज मलिका के साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजारे। शहजादे हमीज चले। मारिया खुशी से हमीज के कमरे में दाखिल होकर उससे पूछने लगी। हमीज जो मलिका के इस तरह से जाने पर गुस्सा और परेशान था, मारिया को देखकर उसने गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। अगर मारिया की जिद ना होती तो वो मलिका को जरूर आज नदी किनारे लेकर जाता। अच्छा चलो, हमीज मफहम सा मुस्कुराकर बोला। उससे मलिका की टेंशन थी। वो जानता था कि महल में उसकी किसी से दोस्ती नहीं सिवाय उसके। वो मारिया के साथ महल से कुछ दूर आया, जहाँ उसने खुसूसी डिनर का इंतजाम करवाया था। सारे डिनर के दौरान वो मारिया से बहुत कम ही बोला था, क्योंकि उसका सारा ध्यान मलिका की तरफ था ही। उसका ध्यान भटका देकर ही दिल में मलिका को बुरा भला कह रही थी। अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है मारिया। हमीज थोड़ी देर बाद ही उठता हुआ बोला। मारिया बमुश्किल अपना गुस्सा सब कर उठी थी और हमीज के साथ वापस महल चली गई। हमीज महल में दाखिल होते ही फौरन मलिका के कमरे की तरफ गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ मलिका अभी बैठी हुई रोने में शुगल फरमा रही थी। मलिका ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अपना सर उठाकर देखा। हमीज को देखकर उसने गुस्से से सू करते हुए अपना मुंह मोड़ लिया। मलिका, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारी वजह से जल्दी आ गया हूँ। हमीज मलिका के करीब आकर बोला। अभी क्यों आए हो? वो निरुठेपन से पूछने लगी। मेरी प्यारी खूबसूरत सी दोस्त मलिका, उठकर तैयार हो जाओ। आइंदा के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, वो मोहब्बत से मलिका की आंखों में देखकर साफ करता बोला। मलिका उसकी बात पर खुशी से हमीज के गले लगी। तेजी से अपनी पोशाक सीधी करते अपना मुंह साफ करती खड़ी हो गई। हमीज उसे लेकर अपने साथ चला गया। मारिया ने नफरत से देखा तो उसे मलिका से मजीद नफरत हुई। हमीज और मलिका काफ़ी देर नदी किनारे गुजार कर वापस आए थे। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और प्यारे दोस्त हो हमीज, मलिका मोहब्बत से उसका गाल चूमकर बोलती, खिलखिलाकर हंसती अपने कमरे की तरफ भाग गई। हमीज ने उसे मुस्कुराकर जाते देखा और अपने कमरे में चला गया। हाल मलिका बीबी, क्या कर रही हो तुम? मलीसा है, पता नहीं मलिका लिखा, मलीसा। शहनामा भी घर वापस आया, मलिका को ढूंढते हुए बाहर लॉन में आया था, जहाँ वो बैठी ज़मीन को घूर रही थी। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जल्दी से खड़ी होती पूछने लगी। यही तुमसे पूछ रहा हूँ कि बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ नहीं, वो अपना सर नफ़ी में हिलाती बोली थी। मुझसे झूठ बोल रही हो बेबी, अपना हाथ आगे कर दिखाओ, क्या कर रही थी तुम? ओ ये क्या? शहराम की अचानक नज़र मलीसा के पीछे पड़ी, बाल्टी पर पड़ी जो कीड़ों से आधी भरी थी। वो मैं तुम्हारे लिए पकाने लगी थी, तुमने भी तो मुझे उस दिन धोखे से खून पिलाया था। मलीसा तीखे चट्टानों से बोली। इससे शहराम ने ज़बरदस्ती खून पिलाया था, वरना वो कम ही खून पीती थी। जब से उसे पता चला था कि वो वम्पायर है, उसने दोबारा ही खून पिया था, 2 बार ही खून पिया था, वो भी शहराम की ज़बरदस्ती पिलाने पर। और आज उसने शहराम से बदला लेना था, मगर वो जल्दी आ गया था। ओह बेबी, ये गन तुमने मुझे खिलाना था, अब देखना मैं ये तुम्हें खिलाऊंगा। शहराम बोलते ही आगे बढ़ा, कीड़ा उठाकर मलीसा की तरफ भागने लगा, जो भागने लगी थी। शहराम ना करो, वो शहराम से दूर भागती हुई बोली, जबकि शहराम उसे ऐसे भागता देखकर मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे और 1 महीने पहले वो शादी कर चुके थे, मगर उनका रिसेप्शन अगले महीने था। यार, अब ना मेरे ज़हन में एक बात आई है और पता नहीं क्या, लेकिन छोड़े, मैं नहीं शेयर करी। लेकिन सोचे फिर, अब देखें हम लोग जिस तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अचानक उम्र के इसी हिस्से में जाकर पता चले हम वम्पायर हैं और हम भी ऐसी किसी फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएं और हमें भी खून पीना पड़े, तो क्या हालत होगी हमारी। बेचारी उसकी सिचुएशन सोच के मेरे जहन में ये आया। मतलब उसका जो बेचारी की कंडीशन है वो मैं समझ पा रही हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन तौबा तौबा, हम वम्पायर नहीं, हम इंसान ही सही हैं। आज इंशा और हमीज की मंगनी थी। पूरे महल में गहमा गहमी थी, जबकि मलिका के अंदर आग सी जल रही थी, लेकिन वो सुबह से ही अपने तासुर सपाट रखे हुए थी। हमीज सबसे ज़बरदस्ती सबके साथ काम करवाने पर लगाया हुआ था। वो दरअसल उसे तकलीफ में देखना चाहता था, जानता था कि वो उससे मोहब्बत करती है, तभी उसे तकलीफ देने के हर हुर्बे आजमाता और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो इस वक्त मुलाजमा के साथ हॉल जहाँ मंगनी होनी थी उसकी सजावट के लिए फूल चुनकर लाई थी, ताकि उसे मुलाजमा के साथ सजा सके। वो सपाट तासुरात के साथ मुलाजमत के साथ मदद करवाने लगी, जब एक फूल में अजीब सा कीड़ा निकला और मलिका के हाथ पर जोर से अपने दांत काट गया।
मलिका ने तकलीफ से अपना हाथ देखा तो जो मुकम्मल सुर्ख हो गया था। वो इसे हल्का से सहलाकर अपनी तकलीफ नजरअंदाज करके दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मलिका, तुम्हें अंशर बुला रही है, उसको तैयार कर दो। ये शहजादे का हुक्म है कि तुम उसे तैयार करोगी। अब मुलाजिमा आकर मलिका से बोली थी। मलिका जो भी कामों से फारिग हुई थी और अब थकावट की वजह से आराम करना चाहती थी, मगर नया हुक्म सुनकर वो अपना गुस्सा जब्त करती लब भींच कर मुलाजिमा के साथ चल पड़ी। मलिका निशा के कमरे में दाखिल हुई, जो मगरूर सी सुर्ख नहायत खूबसूरत चकमकाती पोशाक पहने उसे खुले बालों सादा से चेहरे से बैठी कोफ से उसका इंतजार करी थी। शुक्र है तुम आ गई हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुमने रास्ते में ही रह जाना है। अब जल्दी करो, मुझे अच्छे से तैयार करो। इंशा नकवत से बोली। मलिका अपने लब भींच को उसके करीब आई और मुलाजमा के साथ मिलकर उसका मेकअप करने और उसके बाल बनाने लगी थी। आज के फंक्शन में काफ़ी लोगों ने आना था और शायद शराम ने भी आना था। मलिका ही सोच रही थी कि वो एलन की मदद लेने के बजाय आज शराम से मदद लेने का सोचे कि यहाँ से निकल जाएगी। आज उसने यहाँ से भाग कर ही रहना था, ये तो तय था। वो इसका मेकअप करके उसके बालों को बनाती, इसके बालों में छोटे छोटे मोती फूल लगाकर वो पीछे हट गई। मलिका के तैयार करने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तुम जा सकती हो, इंशा खुद को शीशे में देखकर खुश होती हुई बोली। मलिका उसकी बात पर मुंह बिगाड़ कर बाहर चली गई। वो तो वैसे भी उसके पास रुकना नहीं चाहती थी। वो अब आराम से अपने कमरे में जाकर आराम करने का सोच रही थी, मगर मुसीबत तो ये थी कि वो अब तक उमेश के कमरे में ही थी, जबकि उमेश उसके वजूद को ऐसे नज़रअंदाज करता था जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो। वो अपने चेहरे पर सपाट तासुर सजाती कमरे में दाखिल हुई, जहाँ उमेश शीशे के सामने तैयार खड़ा था। वो नजर झुकाए ऐसे से अंदर दाखिल हुई। इधर आओ, मेरी आगे से पोशाक से करो। उमेश के हुक्म पर वो मुंह बिगाड़ती हुई चलती हुई उसके करीब आई और उसके आगे खड़ी होकर उसकी पोशाक को अपने नरम हाथों से सही करते हुए उसकी पोशाक को नीचे से भी ठीक करने लगी थी। उमेश की नज़र मुसलसल मलिका के चेहरे पर थी, मगर वह सपाट चेहरे के साथ उसकी निगाहों को नज़रअंदाज करके पीछे हटी। मगर उमेश ने उसके पीछे हटने से पहले ही उसके बालों में हाथ डालकर उसे खींचकर खुद के करीब किया। तुम्हें तो बेहद खुशी हो रही होगी ना, क्या तुम्हारा बचपन का इकलौता दोस्त फिर से मंगनी करने जा रहा है, मगर इस दफ़ा मैं अपनी मंगेतों को तुमसे दूर ही रखूँगा। वो उसके चेहरे पर फनकारा। मलिका ने उसकी बात पर जोर से अपनी आंखें मींची थी। वो अब उससे मजीद अर्ज़ी दे रहा था। हाँ बिल्कुल, आखिर इस महल के सबसे बड़े शहजादे की मंगनी है, मैं तो खुशी होंगी ना शहजादे। वो हमीज की आंखों में आंखें डालकर बोली। उसकी बात पर हमीज की गिरफ्त उसके बालों पर मजीद मजबूत हुई। मलिका के चेहरे पर एक पल को दर्द भरे तासुर नुमाए हुए थे, मगर वो उससे फौरन छुपा गई। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, वैसे मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में आग से जल रही होगी। आखिर अपनी मोहब्बत को किसी और का होता देखना आसान थोड़ी है। वो तमजा खाना बोला। मलिका ने इसकी बात पर अपने लफ्ज़ इतनी ज़ोर से काटे कि उसे अपने खून का जायका मुंह में खुलता महसूस हुआ था। तुम्हारे लिए वैसे मैंने स्पेशल तोहफा तैयार करवाया है, वो देख रही हूँ बेड पर। वो मलिका का चेहरा बेड की तरफ घुमाते हुए बोला। वो सफ़ेद रंग का ड्रेस पहने तो मेरे साथ ही रहोगी, तो मेरी बीवी तो नहीं, मगर आगे तुम खुद समझदार हो। वो तंजिया मुस्कुराता वो बोला और उसे धक्का देकर खुद से जुदा किया। मलिका लड़खड़ाकर बमुश्किल संभली और खामोशी से लब भींच कर ड्रेस उठाकर बदलने चली गई। ये महल के दरमियान मौजूद हॉल था, जिसे खूबसूरती नफासत से सजाया गया था। कई वेम्पायर्स इस फंक्शन में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों और शहरों से आए हुए थे। इन्हीं में शहराम तो नहीं, अलबत्ता डेरिक ज़रूर मौजूद था। हमीज मलिका को जल्द आने का बोलकर खुद पहले ही आ गया था। इंशा क्वीन के साथ मुख्तलिफ लोगों से मिल रही थी, जबकि हमीज भी मुख्तलिफ लोगों से मिलता हुआ मलिका का इंतजार कर रहा था। मुबारक हो शहजादे, डेरिक हमीज के करीब आकर बोला। हमीज ने उसकी बात पर हंकार भरा। शहराम कैसा है? हमीज ने मुरव्वत से पूछा। वो बहुत खुश है, आकर उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ ही गई है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। डेरिक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अच्छी बात है। उमेश की जैसे ही निगाह मलिका पर पड़ी, वो डेरिक को बोलता उसकी जाने पर गया था। मलिका अपने बालों को खुला छोड़े अपने कुदरती हुस्न के साथ वहाँ मौजूद हर लड़की से ज़्यादा हसीन लग रही थी। सफ़ेद पाँव को छूती पोशाक पहने वो छोटे छोटे कदम उठाती उमेश की जाने पड़ी थी। जब उमेश लंबे लंबे डग भरता उसके करीब आर उसका बाजू दबोच कर अपने साथ लेकर लोगों से मिलने लगा था। काफ़ी लोगों को मलिका का पता था, इसलिए उनके लिए कोई नई बात ना थी कि उमेश के साथ मलिका थी, जबकि दूर खड़ी अंशा को शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर क्वीन की मौजूदगी में वो लब भींच कर खड़ी रही। खबरदार, अगर तुमने किसी से भी बात करने की कोशिश की, खामोशी से नजर झुकाकर खड़ी रहो, और अगर कोई कुछ भी पूछे तो बहरी बन जाना, मगर तुम्हारे हलक से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। हमेशा इसके कान के करीब हंकारा। वो लोगों की रश भरी नजर मलिका पर अच्छे से महसूस कर रहा था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मलिका को ड्रेस पहनने को कहा। हमीस आ जाओ ताकि रस्म शुरू करें। किंग हमीस के करीब आकर बोला। हमीस सर को खम देता लिंग के पीछे चल पड़ा था, जबकि मलिका को भी अपने साथ घसीट कर ले जा रहा था, लेकिन मलिका उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करी थी, मगर हमीस की गिरफ्त सख्त होते देखकर उसने अपनी मज़ाहमत रोक दी। हमीस उसे अपने साथ लेकर स्टेज पर आया, जहाँ पर सारा इंतजाम किया गया था। दूसरी तरफ से क्वीन के साथ मगरूर से चलती इंशा उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। मलिका नजर झुकाए खड़ी थी। उसे अचानक अपनी आंखों के आगे अंधेरा आता महसूस हुआ और शदीद थकन होने की लगी थी। ये तो सिर्फ शाम से हो रहा था, मगर वो अपना सर
हल्का से दाएं बाएं हिलाती खुद को होश दिलाने लगी। उसने धुंधलाती आंखों से हमीज को आगे इंशा की जानिब बढ़ते देखा। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसको अपने होठ पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से अपना हाथ से छूकर देखा तो उसकी नाक से खून निकल रहा था। उसने जल्दी से खून को अपने हाथ से साफ किया। उसे किंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी मगर ये समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और उसके मुंह से खून निकला। खून की मतली से उसका सारा लिबास भर गया। इतना अचानक हुआ था कि वो समझ नहीं पाई थी। हमेश जो इंशा के हाथ में अंगूठी पहनाने लगा था झटके से मलिका की तरफ मुड़ा। उसके मुंह से खून निकलता देख उसको एक पल के लिए अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो अंगूठी पहनकर मलिका की जानिब बढ़ा था जो अब तक करीबन बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। हमेश ने उसे फौरन अपनी बाहों में भरा और उसका सारा जिस्म नीला पड़ने लगा था, जिसे देखकर हमीज भौंकलाता हुआ उसे लेकर भागा। डॉक्टर को मेरे कमरे में भेजो फौरन, वो चीखता हुआ बोलता हुआ भागा था। इस अचानक आफत पर सभी हैरान और परेशान हो गए थे। जबकि हमीज को ऐसे भागते देखकर गुस्से से अंशा का चेहरा सुर्ख हुआ और उसने दिल ही दिल में मलिका की मौत की ख्वाहिश की थी। जबकि किंग और क्वीन दोनों में मलिका की हालत अचानक बिगड़ने पर परेशान हुए थे। हमीज मारिया जिसने हमीज को दूसरी तरफ से आते देखा था मलिका के करीब आने पर ऐसे जाहिर कि जैसे मलिका ने उसे धक्का दिया हो। मारिया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हमीज मारिया के पास भागते वहाँ कर पूछने लगा, जबकि मलिका मारिया के अचानक गिरने पर परेशान सी खड़ी से देख रही थी। जबकि मारिया रोती हुई बोली, ये मलिका ने मुझे धक्का दिया, वो भी जानबूझकर। हमीज मारिया के इस इल्जाम पर मलिका परेशान सी हो गई, जबकि इस बात पर हमीज के माथे पर बल पड़े थे। ये आप क्या कह रही हैं? आप ही, मैंने आपको कब धक्का दिया? आप खुद गिरी थी। मलिका तेजी से अपनी सफाई में बुरी से कतई मंजूर न था कि हमीज उसे गलत समझे। मलिका अपने कमरे में जा आइंदा के बाद मारिया को अगर तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमीज गुस्से से बोला। मलिका की आंखों में इसकी बात पर आंसू आए थे। वो तेजी से अपने कमरे में भाग गई। हमीज, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे चला जाएगा। मारिया नाटक करती हुए मसनूई दर्द से बोली। हमीज ने मलिका को भागते देखकर अपना सर झटका और उसे छूकर उठाया और कमरे की तरफ ले गया। मारिया के चेहरे पर मकरू से मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। वो मारिया को उसके कमरे में छोड़कर थोड़ी देर बाद वहां से आया और वो मलिका को ढूंढ रहा था ताकि उसको मना सके। वो जानता था वो पगली यकीनन रो रही होगी। मलिका कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ मगर मलिका को कमरे में ना पाकर उसे परेशानी हुई और वह कमरे से बाहर निकलकर उसकी माँ के कमरे में गया और वहाँ से मलिका को पूछा मगर उसे सुनकर मज़ीद परेशानी हुई कि मलिका वहाँ पर भी नहीं थी। परेशान से उसे ढूंढता महल के बगीचे की तरफ आया जहाँ मलिका एक कोने में बैठी हुई अपना मखसूस मशगला रोने का शुक्र फरमा रही थी। मलिका हमेशा से पुकारा मगर वो उसे देखते ही मुंह बिगाड़ते हुए उठी और अपने आंसू साफ कर दूसरी तरफ से जाने लगी। जब आगे बढ़कर रमेश ने उसके हाथ पकड़ा था और उसे रोका, उसके करीब घुटनों के बल बैठा। देखो, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है मगर तुम नाराज़ मत हुआ करो। एक ही तो मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और इससे भी तुम नाराज़ होती अच्छी नहीं लगती हो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मारिया को नहीं गिराया, वो खुद गिरी होगी मगर उसे चोट लगी थी। अगर मैं उसे इस वक्त बोलता तो अच्छा लगना था, बताओ मुझे। हमीज उसे समझाता वो बोला, तुम बहुत अच्छी हो हमीज और मुझ पर गुस्सा मत हुआ करो। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है और मैं अपने एक ही दोस्त से इसलिए नाराज़ होती हूँ ताकि वो मुझे मनाए। वो हमीज की अच्छी बातों से खुश होती, इससे खुशी से चिमटी। हमीज ने भी उसके मुस्कुराते हुए गहरा सांस लेकर उसे खुद में भींचा था। मलिका, आंखें खोलो मलिका। हमीज मलिका को आंखें बंद करता देखकर चीखा था। मलिका ने अपनी बंद होती आंखों से एहतसाई हमीज की हालत को देखा और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ऐसा मत करो मलिका। वो मलिका को मुकम्मल आंखें बंद करते देखकर उसका चेहरा थपथपाकर लड़खड़ाते लहजे में बोला। उन्हें वैसे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी मगर फिर भी हर वक्त एक डॉक्टर महल मौजूद रहता था। डॉक्टर के आते ही हमीज फ़ौरन पीछे हटा था। उसे जल्दी चेक करो डेरिस। हमीज परेशानी से अपने चेहरे पर हाथ फेरकर बोलने लगा था। मलिका को खोने का डर इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। शहजादे किसी जहरीली चीज़ ने काटा है, मैं जहन के जिस्म से निकाल दूंगा मगर इनका होश में आना मुमकिन नहीं जब तक। डेरिस मलिका का अच्छे से मुआयना करते बोला था। जो भी बात है जल्दी से बता दो। हमीज सख्त लहजे में बोला। शहजादे रॉयल ब्लड अगर उन्हें पिला दिया जाए तो उनके जल्द होश में आने की इम्कान है। वो सर झुकाए मन बनाया था। उसका जहर जल्दी से निकालो, तुम्हें जितना ब्लड चाहिए मेरा ले लेना मगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारा सर जिस्म से अलग कर दूंगा। वो उसको वैसे ही खड़ा देखकर घुराया था। डेलिस इसकी बात पर जल्दी से मलिका के जिस्म से जहर निकालने लगा था मगर ये जितना बोलने में आसान लग रहा था इतना था नहीं। उसने आहिस्ता से मलिका के इस हाथ पर कट लगाया था जिस पर सुर्ख निशान थे। उसने वहाँ पर एक अजीब नाली टाइप ट्यूब सी लगा ली थी और उसको एक मशीन से जोड़ा था जो छोटी सी थी। हमीज ने मलिका के तेजी से निकलते खून को अपने लब जोर से भींचे थे और आगे बढ़कर वो मलिका के सरहाने बैठा और उसके बालों में हाथ जलाने लगा। कितने पसंद थे ना उसे मलिका के पूरे बाल। वो कभी इजहार नहीं कर पाया था मगर उसको मलिका के बाल और आंखें बेहद पसंद थी। उसने बेख्तियार झुककर मलिका के सर को चूमा, फिर बेहद नरमी से उसकी मलिका की आंखों बंद आंखों को चूमा। कितनी देर लगेगी डेलिस? हमीज ने मलिका के बालों में हाथ चलाते हुए डेलिस से पूछा। शहजादे, काम हो गया है, बस आपका खून उसे पिलाना रह गया है।
मगर शहज़ादे इसके मुख्तलिफ असरात मलिका पर असरअंदाज होंगे, जैसे वो अपनी आदश भूल सकती है, फिर अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी भूल सकती है, फिर उसके होश में आने के इम्कानात कम हो सकते हैं। मैंने देखा है वो ज़हर काफ़ी देर से उसके जिस्म में था, इसी वजह से उसके पूरे जिस्म में फैला हुआ है। डेलिस नज़र झुका उससे सबके साथ खदशात ज़ाहिर करने लगा। मैं उसे फ़िलहाल अपना ब्लड दूँगा, उसके बाद क्या होगा वह बाद में देखा जाएगा। हमें लब हिचक बोला। उसने डेलिस से ब्लड पकड़कर अपने हाथ में दरमियानी से हाथ के दरमियान से उसे काटा था और उसे मलिका के मुंह को खोलकर उसके ऊपर किया। इसके हाथ से खून निकलकर मलिका के मुंह के अंदर जा रहा था। बस इतना बहुत है शहज़ादे। थोड़ी देर बाद डेलिस हमें इसको रोकता हुआ बोला, मगर अब मलिका का रंग जो हल्का हल्का नीला पड़ रहा था वो भी अब सही होने लगा था। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? हमीस ने बेहद नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। उसका चेहरा जर्द लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि कोई थोड़ी देर पहले पूरे फंक्शन में सबसे खूबसूरत लगती मलिका उस वक्त जर्द रंगत में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। शहज़ादे, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसके उठने के इम्कान कम है। अगर उन्हें होश आए भी तो सुबह तक आएगा। डेलिस हमीस को देखकर बोला। पूरे महल में मशहूर था कि हमीस मलिका से नफरत करता था, मगर अब उसे ऐसे देखकर डेलिस को महल की अफवाहें झूठी लगने लगी थी। अगर सुबह तक उसे होश ना आया तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब यहाँ से जाओ, सबको कहना कि मैंने कहा है कि अभी को मेरे कमरे में ना और एक मुलाजमा को कमरे में भेजो। हमीस डेलिस से बोला। डेलिस इसके सुनता हुक्म सुनता मुंह बनाता हुआ बाहर निकला और एक मुलाजमा को अंदर भेजकर किंग के पास चला गया। वो जानते थे कि मलिका के बारे में किंग भी जानना चाहते होंगे। हमीस के कहने पर मुलाजमा ने मलिका के कपड़े चेंज करवा दिए। तब हमीस अपनी पोशाक बदल कर मलिका के पास आया। उसके साथ लेटकर उसने उस मलिका को जोर से खुद में खींच लिया। उसके दिल से बेसाख्ता ये ख्वाहिश निकली थी कि सुबह उसके होश में आने से पहले मलिका होश में आ जाए। इसके बालों में हाथ चलाते हुए वो मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ अपने और मलिका के बारे में ही सोच रहा था। ये यकीनन इसी ने किया होगा। मैंने उसे मना भी किया था ना कि मलिका के खून में मिलावट नहीं होनी चाहिए और अब उसके खून में जहर की मिलावट हो गई होगी। एलन चीखी थी। उसे मलिका की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो मलिका को वहाँ से निकालना चाहती थी। एलन को महल के एक मुलाजम से खबर मिली थी कि मलिका के किसी जहरीली के चीज़ के काटने से सारे जिस्म में जहर फैल गया था। वो जिसे मलिका का नेचुरल बना मिलावट का खून दरकार था। ये बात सुनकर उसे शदीद गुस्सा आने लगा था। एलन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? रात को इतना शोर क्यों मचा रही थी? विलियम, जो कुछ देर पहले ही सोया था, एलन के कमरे से ऊंची आवाज़ सुनकर उठा था। तुम अपनी औकात भूल गए हो। वह मेरे कमरे से फ़ौरन दफ़ा हो जा। आइंदा के बाद मेरे कमरे में बिना ना किए तुम आए तो मैं तुम्हारा सारा खून निचोड़ कर पी जाऊंगी। वो विलियम को देखकर गुस्से से धाड़ी। विलियम उसका गुस्सा देखकर तेजी से उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में भागा। बेवकूफ़ इंसान, वो मुँह ही मुँह बुड़बुड़ाती अपने सामने पड़ा खून का ग्लास उठाकर उसने अपने होंठों से लगाया था। यकीनन उन्होंने इसका जहर निकाल दिया होगा। अब उसका खून दोबारा बिना मिलावट के साफ किया हो गया होगा। मुझे जल्दी से मलिका को वहाँ से निकालना होगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगी। हमेशा उठो, तुमने वादा किए थे ना कि आज तुम मुझे महल से बाहर लेकर जाओगे। हमेशा थोड़ी देर पहले ही सोया था। मलिका की बचपने की आवाज़ भरपूर आवाज़ सुनकर उसने मुस्कुरा कर अपनी आंखें खोली, मगर उसे बचपन की तरह मुँह बसूर कर अपनी तरह मासूमियत से देखते पाकर उसको कुछ खटका। ये वो क्या कह रही थी? उसने कब उससे वादा किया? शुक्रिया, तुम ठीक हो मलिका? उसकी बातों को नज़रअंदाज करके बेसाख्ता बोला। क्या मतलब हमीस, मुझे क्या होना था? बल्कि तुम तो सारी रात ख्वाब में भी ये दिखाई दे रहे थे कि तुम आज मुझे महल से बाहर ले जाओगे। उसने अपने गाल पर हाथ रखते मासूमियत से कहा। तुम्हारी उम्र क्या है मलिका? उसने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं अभी पूरे 14 साल की हूँ मीस, और तुम अपनी वाहिद दोस्त की उम्र भी भूल गए। वो मुंह फुलाकर बोलती, हमें इसकी होश उड़ा गई थी। हमें तेजी से बेड से उठा था। अब बाहर खड़े मुलाजिम से डेलिस को बुलाने भेजा। क्या अब हमें तो मुझसे नाराज़ हो? वो उठकर उसके पास आकर मासूमियत से पूछने लगी। पूरे नॉवल का फेवरेट सीन। मैं 14 साल की हूँ, तुम अपनी दोस्त की उम्र भूल गए। हायला सीन जो बेचारे को झटका लगा ना, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। क्या हुआ हमीस, तो मुझसे नाराज़ हो? वो उठकर उसके पास आकर मासूमियत से पूछने लगी। उसकी आंखों में पानी भरने लगा था। मैं भला अपनी दोस्त से नाराज़ हो सकता हूँ? उसकी आंखों में पानी देखकर हमीस का दिल दुखा था। तभी वो तेज़ी से बोला, तो मुझे तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी आंखों को छुपाती वो पूछने लगी थी। तुम्हारी रात को तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ कि अब वो तुम्हारा चेकअप कर लें, फिर हम बाहर चलेंगे। हमेशा उसको अपने हिसाब में लेता बोला था, मुझे भूख लगी, पहले मुझे खाना खिलाएं। वो भी सबके साथ। उसने हमीस के सीने पर सर रख अपनी मासूम ख्वाहिश जाहिर की। जैसे मेरी दोस्त कहे हम वैसा ही करेंगे। उसे जोर से खुद में भींच कर उसका सर चूम कर बोला। डेलिस के दरवाज़ा नॉक करने पर वो नरमी से हमीस ने मलिका को खुद से दूर किया था। डेलिस सो जागे हुलिये में अपना बैग पकड़ उसके सामने खड़ा था। डेलिस सारा मलिका का ज़रा मुआयना करके मुझे बताना। वो दांत कुचकुचाता गुस्से से डेलिस को घूरता बोला। जो बेचारा अपना थूक निकलता उसकी बात पर परेशान हो गया था। हमीस, वो चीखी। हाँ, हमीस ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लड़कियों की उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम मेरे दोस्त थे इसलिए मैंने तुम्हें बताया था। वो सरगोशी में मुंह फुलाकर बोली, अब किसी को नहीं बताऊंगा। अब डेलिस को अपना मुआयना करने दो।
वो नरमी से उसका सर चूमकर उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला। मलिका ने डेलिस को घूर कर देखा और बेड पर सुकून सी बैठ गई। डेलिस ने आगे बढ़कर उससे मुख्तलिफ सवाल पूछना शुरू कर दिए। शहजादा, मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के मखसूस 10 साल भूल गई और इसे ज़बरदस्ती याद दिलाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। डेलिस हमीज को साइड पर ले जाता हुआ धीमी आवाज़ में मुनमुनाया था। हमीज ने उसे खूनख़वार नज़रों से घूरा। मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ डेलिस, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। हमीज गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरे के साथ बोला। डेलिस इसकी बात सुनकर बिजली की तेजी से कमरे से निकलकर भागा। हमीज क्या कह रहा था वो? मलिका ने बेड से उठकर उसके पास आते पूछा। कुछ नहीं कह रहा था वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला। तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मलिका आंखों में आंसू लिए खफकी से बोली थी। जिसकी उसकी बात पर हमेशा झटके से उसकी तरफ देखा। वो कैसे भूल गया था कि वो छोटी मलिका तो उसके ज़रा से सख्त लहजे पर भी डर जाती थी। मुझे डेलिस पर गुस्सा आ गया था मलिका, वो कह रहा था कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते। हमीज ने झूठ कहा। तो उस पर तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? एक, मुझे इतनी भूख लगी है मगर तुम्हें अपनी दोस्त की कोई फिक्र नहीं, बस डांट डांट कर मेरा पेट भर देना तुम। वो सोचो करती मुंह फुलाकर बोली। अच्छा जाओ, शाबाश, अलमारी से अपने कपड़े लेकर फ्रेश होकर आओ, फिर हम बाहर चलते हैं। हमीज उसके गाल को हल्का से छूकर बोला। मलिका उसकी बात मानती बाहर तेजी से अलमारी से अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई थी, जबकि हमीज अब इस सूरत हाल पर परेशान सा हो गया था। एलिज़ाबेथ, क्या तुम मलिका से मिलकर आई हो? वो लोग खाने की मेज पर बैठे हुए थे जब किंग ने पूछा। नहीं, अभी नहीं गई, अब जाऊंगी उससे मिलने। क्वीन खून का ग्लास मुंह को लगाते बोली थी। इंशा जो उनके साथ बैठी खाना खा रही थी, उसे नफरत से मलिका के बारे में सोचा। उनकी बातें सुनकर उसे कोफ्त महसूस हो रही थी। क्वीन खुशी से भरपूर चहचहाती आवाज़ में मलिका भागकर एलिज़ाबेथ के गले से लगी। सभी अचानक बात पर हैरान रह गए। आपने आज पूछा नहीं मेरी डॉल कैसी है? उसने मासूम मुंह बनाकर क्वीन से कहा। तो क्वीन इसकी बात पर हैरान रह गई, क्योंकि वो उसे बहुत सालों पहले से पूछती थी कैसी है मेरी डॉल। हमीज की आंखों से इशारा करने पर क्वीन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं बीमार हूँ क्वीन, डेलिस ने हमीज से कहा है, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती। वो क्वीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उदासी से बोली। जब तुम ठीक हो जाओगी फिर हमीज तुम्हें ले जाएगा। आप कैसे हैं किंग? उसने धीमी आवाज़ में किंग से पूछा। वो हमेशा से उनसे ऐसी ही बात करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किंग ने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। उन्हें कुछ सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। इंशा ने नागवार नजरों से मलिका को किंग को क्वीन से बात करते देखा था। वो गुस्से से कुर्सी से उठकर चली गई थी। किसी ने इसका जाना महसूस नहीं किया था। मलिका पटर पटर क्वीन और किंग से बातें करने लगी थी। उसे देखकर हमीज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितने खूबसूरत दिन थे जब पूरे महल में मलिका की चहचहाती फिरती थी। इंशा गुस्से से पैर पटक अपने कमरे में आई। उसे हमीज पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जो भूल गया था कि इस लड़की ने इसकी मंगेतर को मारा था। एक गुस्से का लावा था जो उसके अंदर पनप रहा था, मगर वो भी लभीज कर कमरे में चक्कर लगाती रही थी। अभी उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा ही हुआ था जब उसे कमरे में दाएं जाने मौजूद से रखती हुई महसूस हुई थी। वो एक खुफिया रास्ता था जहाँ से महल में दाखिल हुआ जा सकता था। एलन गुस्से से भरी वहाँ से बाहर निकली और उसने तेजी से इंशा की गर्दन को दबोच कर उसे सामने वाली दीवार से लगाया था। इंशा ने जोर से दीवार में बजने पर तकलीफ से अपने लब भींचे। एलन पागल हो गई। छोड़ो मुझे। अपनी गर्दन पर उसकी गिरफ्त मजबूत करते महसूस करके बमुश्किल बोली। तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मलिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। ये कैसे भूल गए तुम कि मैंने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया भी था ना कि मलिका का खून मुझे चाहिए, मगर नहीं, तुमने अपनी मर्जी की और उसके खून में जहर की मिलावट कर दी। क्योंकि तुमने ऐसे जल्दी से बताओ, वरना तुम्हारी गर्दन में रोड़ने में मुझे वक्त ज़रा सा दुख नहीं होगा। एलन गुस्से से उसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत करती हुए भनका रही थी। मैंने कुछ नहीं किया एलन। वो एलन को खुद से दूर हटाने की नाकाम सी कोशिश करती बोली। फिर किसने किया मुझे बताओ? वो मैंने एक मुलाजमत से सुना था कि हॉल की सजावट करते हुए उसे किसी कीड़े ने काटा था। इंशा अपने होठों को धर करती वो मुश्किल सांस लेते बोली। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे पता चला कि तुमने ये किया है तो याद रखना, तुम्हारी गर्दन मरोड़ने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। एलन इसका गला जोर से दबाकर उसे जोर से एक बार फिर दीवार में मारती हुई चली गई थी। अंशा ज़मीन पर गिरी, अपने गले को पकड़ते खांसते हुए अपना सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही हमीज, तुम इतने खूबसूरत और बड़े कब से हो गए, जबकि मैं तो अभी बच्ची ही हूँ। मलिका मासूमियत से मुंह बनाए उससे पूछने लगी। तुम्हें शायद भूल गया है मलिका, मैं शुरू से इतना खूबसूरत और बड़ा था। हमीज उसकी बात पर संजीदगी से बोला। मलिका सुबह से इसने साथ चिपकी हुई थी। अब भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती महल में घूम रही थी, क्योंकि बकान मलिका कमरे में रहने से ज़्यादा वो बीमार हो गया। फिर आखिर हमीज मलिका की जिद को देखते हुए इसकी बात को मान ही गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। छोड़ो हमीज, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइब्रेरी लेकर जाओगी, वो जो बड़ी वाली है। मलिका खुशी से चहकते हुए बोलने लगी, जबकि हमीज हैरान और परेशान थे कि कब उसने मलिका से इतना कुछ कहा था। कभी उसे बाहर ले जाने का वादा और लाइब्रेरी ले जाने का वादा। वो महल के बिल्कुल दूसरी तरफ है। मलिका, तुम थक जाओगी। इस तरफ चाहते हुए हमेशा उसके बाल बिगाड़ता बोला था। नहीं, मुझे जाना है, मुझे लेकर जाना, वरना मैं क्वीन से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। वो मुंह फुलाकर अपने बचपने वाले गुस्से से बोली। अच्छा, फिर जब तुम थक जाओगे ना, हम फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। हमीज उसका गुस्सा देखकर मुस्कुराहट दबा कर बोला। थैंक यू हमीज। वो खुशी से हमीज के साथ लगती बोली थी और हमीज के कुछ समझने से पहले ही वो उससे अलग होकर आगे चलने लगी थी।
हमीज भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे चलने लगा। हमीज मीठे शरीफ भरे लहजे में मलिका ने रास्ते में रुककर उसे पुकारा। हमीज उसके पास उनका फौरन रुका। हाँ क्या हुआ, अब थक गई हो ना, चलो फिर वापस चलते हैं। हमीज बोलता अब उसको लेकर वापसी के लिए मुड़ने लगा जब मलिका उसे बोली, हमीज प्लीज मैंने लाइब्रेरी जाना, मुझे उठा कर ले जाओ। वो लाज से अपनी बाएं उसकी तमस्सुम से बोलती। हमीज का दिल जोरों से धड़का गया। हमीज ने पहले उसे घूर कर देखा, फिर मलिका के मासूम मुंह बनाने पर उसने झुककर मलिका को अपनी बाहों में उठाया। तुम कितनी तेज हो मलिका, ऐसे तो तुम्हें उठाकर चलते हुए मैं भी थक जाऊंगा। मलिका को अपने सीने से सर टिकाता हुआ बोला, मुझे ना तुम इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे हो। मीज उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी उसके गाल को अपने लबों से छूकर बोली। उसका लम्स महसूस करके वो एक पल को रुका था, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट नमोदार हुई और वो उसे लेकर दोबारा चल पड़ा। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचकर उसने मलिका को उतारा और वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले गए। वो बेहद खूबसूरत और बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें मुख्तलिफ और काफ़ी पुरानी किताबें मौजूद थी। मुझे समझ नहीं आ रही हमें इतनी किताबों को यहाँ रखने का क्या फ़ायदा जब कोई इनको पढ़ता नहीं। मलिसा अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए लाइब्रेरी को तकते बोली थी। तुम्हें किसने कहा कि उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है, उसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। हमीज ने हल्का सा इसका गाल खींच कर कहा, जिस पर मलिका ने मुस्कुरा कर उससे देखा, क्या मैं भी कोई किताब ले सकती हूँ। उसने हमीज से पूछा, हाँ तुमने जो किताब लेनी है वो ले लो। हमीज मलिका से बोला। मलिका खुश होते हुए तेजी से लाइब्रेरी की दूसरी तरफ मौजूद किताबें देखने भागी थी। जब उसे जाते देखकर हमीज हल्का सा मुस्कुराकर अपने लिए कोई किताब देखने लगा। मलिका मुख्तलिफ शेल्फ्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसे अपनी मतलूबा जगह मिली और उसने तेजी से अपने इर्द गिर्द देखते हुए एक किताब निकाली और उसको देखते हुए उसने इसके एक सफ़े को उलट पुलट कर अपनी मतलूबा सफ़ा निकाला और उसे तेजी से फाड़ कर उसने अपनी पोशाक के अंदर छुपाया था और तेजी से दूसरी तरफ जाकर वो परियों वाली कहानियों की किताबें देखने लगी थी। उसने किताब उठाकर पकड़ी और अपने चेहरे पर बचकाना मुस्कुराहट सजाई। वो तेजी से हमीज की तरफ भागी। हमीज मुझे किताब मिल गई है, अब चले, मैं जल्दी से ये किताब पढ़ना चाहती हूँ। वो खुशी से रहती हमीज के पास पहुंची जो किताब निकाल कर देख रहा था। उसकी बात सुनकर हमीज ने जल्दी से उसे अपने साथ हाथ में मौजूद किताब शेल्फ पर रखी और उसे अपने साथ लेकर वापस चला गया। मलिका के चेहरे पर एक असरार सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारे लिए पैगाम है शहराम, मलिका की तरफ से। डायरेक्ट शहराम के पास बैठा हुआ था। क्या पैगाम, और तुम तो कह रही थी कि हमीज ने तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, फिर तुम्हें उसने कब पैगाम दिया? शहराम ने हैरत से उसे देखा था। बस देख लो, तुम्हारे दोस्त के पास भी जादू है, वो मुस्कुराकर बोला। मुझे ज़्यादा बकवास मत करो डायरेक्ट, जल्दी से बताओ उसने क्या कहा। शहराम उसे घूर कर बोला, कौन बकवास कर रहा है? लाउंज में दाखिल होते मलिसा ने पूछा था, बेबी मलिका ने कोई मेरे लिए पैगाम भेजा है मगर ये मुझे बता नहीं रहा। शहराम ने अपने साथ बैठे हुए मलिसा से कहा, जल्दी से बताओ डायरेक्ट, उसने क्या कहा है? मुझ पर भी इसका इतना बड़ा एहसान है। मलिसा याद करते हुए बोली, जब शहराम उसके लिए मलिसा से दवा बनवा कर लाया था, उसने हमारे लिए हमारी मखसूस जगह पर अपना ख़त छुपाया था। उसमें लिखा हुआ था कि वो महल से निकलना चाहती है। तुमने उससे वादा किया था कि वो तुमसे तुम्हारे वादे के मुताबिक मदद देकर महल से निकलना चाहती है। और मुझे पता चला है कि इसके बाप ने भी किंग को मलिका की रिहाई के लिए खत लिखा है। डैडी को उसे सब कुछ बताता हुआ बोला। कुछ करना पड़ेगा, हम कल ही महल के लिए निकलते हैं। मलिसा बीबी, तुम्हें भी महल देखने में मौका मिल जाएगा। शहराम सोचता हुआ पहले डायरेक्ट से फिर मलिसा को अपने पास लाता हुआ बोला, हाँ ठीक है, मैं भी मलिसा से मिल लूँगी, मलिका से मिल लूँगी। मलिसा मुस्कुराकर खुशी से बोलती हुई महल देखने का इतना शौक था मगर शहराम उसे लेकर ही नहीं जाता और अब उसे लेकर जा रहा था। मलिसा इस बात पर बेहद खुश थी। इसकी खुशी देखकर शहराम भी मुस्कुरा दिया। 3 दिन बाद हम महल पर हमला करेंगे, तैयारियां शुरू कर दी जाए। एलन अपने साथी से बोली। वो लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे। लेकिन इतनी जल्दी, अभी तो तुम कह रही थी कि 1 महीने तक हम करेंगे। विलियम ने हैरत से उससे पूछा, अपनी बकवास बंद रखो, मैं तुमसे पूछकर बताकर कोई काम करने की पाबंद नहीं हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। सबके सामने विलियम की बेइज्जती करती बोली। विलियम ने गुस्से से अपने लब खींचे, देखना एक दिन मैं तुम्हारी ज़ुबान काटना। विलियम ये सिर्फ सोच ही सका था, बोलने की इसमें हिम्मत नहीं। वो इतना बुज़दिल था कि अपनी सज़ा के लिए अपनी बेटी को महल छोड़कर भाग गया था। एलन, हम फिर भी महल के सिपाहियों की तादाद से कम है। उनका एक साथी एलन से बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट बादशाह को ख़त्म करना, मलिका को उनके चंगुल से निकालना है। जैसे ही हम बादशाह को ख़त्म करेंगे उनकी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम महल के खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल होकर उन पर हमला करेंगे। महल के अंदर वैसे भी कम सिपाही होते हैं, कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एलन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट से जाकर बोली, वाह एलन, तुम वाकई हमारी लीडर बनने के हकदार हो। मुख्तलिफ लोग एलन की बातों पर उसे दाद देते हुए बोलने लगे थे, जबकि एलन की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई।
मलिका, ये क्या कर रही हो तुम? हमें से थोड़ी देर के लिए मलिका को अकेले कमरे में छोड़कर गया था। वापस आया तो कमरा बिखरा देखकर उसने कुछ हैरान और परेशानी से पूछा, कुछ नहीं करी, मैं वो पोशाक ढूंढ रही हूँ जो तुमने सालगिरह पर मुझे दी थी। आज मेरा वो पहनने को दिल कर है। वो कपड़े अलमारी से निकालती बाहर फेंकते हुए मशरूफ से बोली, उफ मलिका, वो फट गया था, मैं उसे सही होने के लिए दिया है, अब यहाँ सुकून से बैठ जाओ। वो परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता उसके करीब आया, उसे पकड़ कर बेड पर बिठाया। कैसे फटा वो? तुमने मुझे फटी हुई पोशाक दी थी हमीज, तुम बहुत बुरे हो। वो हमीज की बात का अपना ही मतलब निकालती रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो तुमने पहना था, तुम गिर गई थी जिससे वो फट गया और तुम रोने लगी थी। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसे सही करवाने के लिए भिजवाया है। हमीज अपनी ही कहानी करता बोला। सच बोल रहे हो? तो मलिका ने मुंह बसूर कर पूछा। हाँ सच बोल रहा हूँ, और अभी जल्दी से कमरा समेटने के लिए बाहर से किसी मुलाजमा को बुला, मैं थक गया हूँ। हमीज बोलता हुआ फौरन फ्रेश होने चला गया। इस वक्त इंशा हमीज के कमरे में दाखिल हुई थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मलिका ने मासूमियत से इंशा से पूछा। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तुम नाटक कर रही हो। इंशा नफ़रत से बोली, हाँ कर रही हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, बस देखती जाओ। वो मुस्कुराकर अपनी आंख दबाकर धीमे लहजे में बोली। फिर देखती थी कि इंशा के कुछ समझने से पहले मलिका जमीन पर थी और रो रो कर हमीज को पुकार रही थी, हमीज हमीज। वो चीखते हुए उसे बुलाती रोने लगी थी। हमीज तेजी से मलिका की चीखें सुनकर बाहर निकला और इंशा को खड़े देखा था, जबकि मलिका को ज़मीन पर देखकर उसे लगा कि मलिका को इंशा ने गिराया है। हमीज, उसने मुझे भी जोर से गिराया और मेरे बाल भी खींचे, वो रोते हुए बताने लगी। हमीज ने गुस्से से इंशा को देखा था जो इस बात पर बौखला गई थी। हमीज ने गुस्से से आगे बढ़कर इंशा के चेहरे को खींचकर एक थप्पड़ मारा। इंशा, टाक, यहाँ से दफा हो जाए इंशा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे खाल उधेड़ कर रख दूँ। हमीज की धार पर वो मुंह पर हाथ रखे तेजी से बाहर भागी। हमीज ने झुककर मलिका को उठाया था और उसका सर चूम कर अपने साथ लगाकर चुप करवाने लगा, जबकि हमीज के सीने में मुंह छुपाए बैठी मलिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। मारी और मलिका के दरमियान हमीज फंस कर रह गया था। वो किसी एक के साथ ज़्यादा देर रह लेता तो दूसरी तरफ वो नाराज़ हो जाती, और अगर दूसरी के साथ वह गुजारता तो पहले वाली नाराज़ हो जाती। मारी और मलिका की दुश्मनी पूरे महल में मशहूर हो गई थी। दोनों अब एक दूसरे को बुलाती तक ना थी। मलिका बेचारी से पहले भी कुछ नहीं कहती थी, मगर मारिया ने ही उसकी और अपने दरमियान इख्तलाफात की बातें पूरे महल में फैलाई थी। आज मारिया के बाप को एक ऊंचा ओहदा मिलने वाला था जिससे विलियम बिल्कुल खुश ना था। उसने किंग की इतनी खिदमत की थी, मगर इसके बाद भी उसके बजाय मारिया के बाप को मिलना उसे कुछ हजम नहीं हो रहा था। उसने एक मंसूबा बनाया, मारिया के वालिद को मारने का सोचा। उसने सबके लिए एलन, जो कि किंग की सौतेली बहन थी, उससे मदद ली और उसके बदले उसने अपनी बेटी मलिका का सौदा एलन के साथ किया, क्योंकि मलिका विलियम की अपनी बेटी ही थी, मगर वो उसे पसंद ना करता था। उसे बेटी की तलब थी, इस वजह से उसे मलिका से ज़्यादा सरोकार भी नहीं था। वो मलिका के 18 साल के होने के इंतजार में था और उसके बाद उसका खून पीकर अमर हो जाना था। मलिका सबसे ताकतवर जादूगरनी की बेटी थी। सबकी नज़रों में उसे मलिका की बेहद फिक्र थी, मगर अंदर से वो कितना मलिका के खून का प्यासा था कोई नहीं जानता था। वैसे तो वो पहले से ही अमर था, मगर उसके खून पीने के बाद उसे कोई मार नहीं सकता था, और यही वजह थी कि एलन भी मलिका के खून की प्यासी थी। मंसूबे के मुताबिक आज एक रस्म के साथ मारिया के बाप को ओहदा मिलना था, जो किंग और शहजादी के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर था। एलन अपने चंद साथियों के साथ किंग के बुलावे पर महल आई थी। सब तैयारियां पूरी थी। पूरे महल में आज चहल पहल और मामूल के मुताबिक बरखलाफ काफ़ी रौनक थी। विलियम और एलन ने अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू किया था, और एलन के एक साथी ने मारिया के बाप को धोखे से मारिया के नाम पर महल की पिछली साइड पर बुलवाया था। मारिया का बाप परेशानी से महल की पिछली साइड पर आया था, जबकि उन्हें देखते हुए हमीज भी महल की पिछली साइड पर आ गया। हमीज अभी उनके करीब जाकर पूछने वाला था कि वो क्यों यहाँ आए हैं, जब उसके देखते देखते विलियम ने आगे बढ़कर एलन के साथी के साथ मारिया के बाप पर हमला करके उसे एक झटके से ही चाकू से मार दिया। इस वक्त हमीज ने तेजी से सिपाहियों को बुलाया और खुद अंदर अपने बाप की तरफ भागा। वो जान चुका था कि एलन ने आज उसके बाप पर हमला करना था। वो सब लोग खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे जब एलन ने किंग के साथ खड़े खड़े आहिस्ते से अपनी पोशाक के बाजू से एक जहरीला चाकू निकाला और किंग की पीठ में घोंप दिया था। इसी वक्त हमीज पेशी किसी तेजी से उसके करीब आर से झटके से एलन को दूर फेंका था। सभी से अचानक होने वाले वाक़े पर हैरान रह गए थे, जबकि एलन के हाथ से चाकू दूर जाकर गिरा। एलन ने तेजी से उठकर हमीज पर हमला करते हुए दूर फेंका। देखते ही देखते पार्टी में मौजूद एलन के साथी निकलकर उस पर हमला करने लगे थे। जहाँ कुछ देर पहले खुशी का सामान था, वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। हमीज अपनी पोशाक से एक छोटा सा चाकू निकालकर एलन की आंख में मारा, जिससे वह तकलीफ से पागल होती दूर हटी थी, और उसकी आंख से खून निकलने लगा था। अपने बाप को तो तुमने बचा ली, मगर अफसोस अपनी अजीज दोस्त को ना बचा पाओगे। एलन चीखते हुए अफसोस से हमीज से बोली और अपने बाकी बचे साथियों के साथ इशारा करते हुए वहाँ से भागी थी।
उम्मीद इसकी बात सुनकर तेजी से महल के अंदरूनी हिस्से में भागा। मलिका राहदारी से गुजर रही थी जब एक शख्स ने उसे दबोचा और अपने साथ खींचने लगा था। मलिका मुसलसल कोशिश करते उससे छूटने की कोशिश कर रही थी मगर वो उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। मादी चौहाल में रोनमा होने वाली तकरीब की तरफ जा रही थी। एक शख्स को मलिका को घसीट कर ले जाते हुए वो तेजी से उसकी तरफ आए और उसने इस आदमी को झटके से मलिका से दूर करने की कोशिश की मगर वो इतना भी हल्का न था कि एक लड़की की ताकत से दूर हट पाता। इस शख्स ने मलिका को झटके से नीचे फेंका जिससे उसकी सर पर चोट लगी, खून बहने लगा जबकि वो अब शख्स मारिया के साथ गुत्तम गुत्ता हो रहा था। मलिका डर कर दीवार के साथ लगकर बैठ गई। जब मलिका के सामने इस शख्स ने एक जहर से भरा चाकू निकालकर मारिया के पेट में धंसा और कदमों की आवाज़ सुनकर वो मारिया को फेंकते हुए भागा। मलिका मारिया के गिरते ही तेजी से उसके पास से उसके पेट से चाकू निकालना चाहा। जब मारिया ने इसका हाथ तकलीफ से पकड़कर अपना सर नफी में हिलाया। वो खास जहर था जिससे एक वंपायर की मौत 2 मिनट में हो जाती। हमें इसका ख्याल रखना, अब वो तुम्हारा हुआ। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली जबकि मलिका की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। हमीद जो तेजी से इसकी तरफ आया था उसने मारिया को बस तकलीफ से आखिरी सांस लेते देखा था और मलिका का हाथ मारिया के पेट पर धंसते चाकू पर देखा। मारिया वो तेजी से मारिया के करीब बढ़ा और उसने झटके से मलिका को मारिया के वजूद से दूर धकेला था। मारिया उसने इसका चेहरा थपथपाया मगर उसका जिस्म बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पड़ गया और उसके होठ ढीले पड़ चुके जो उसके मरने की निशानी थे। तुम भी अपने बाप की तरह गद्दार निकली। अरे मैं तो तुम्हें मासूम समझता था मगर तुम तो इतनी चालाक निकली कि अपने बाप के साथ मिलकर मेरी मंगेतर को भी मार दिया। वो मलिका की तरह मुड़ता उसका गला दबोच कर बोला जबकि मलिका नफी में सर हिलाते हिलाते थर थर कांप रही थी। इसके बाद मलिका से कुछ सफाई नहीं ली गई थी। हमले में काफ़ी लोग मारे गए थे जिसमें मलिका की माँ भी थी जबकि हमीज ने किंग से लड़कर मलिका को अपनी गुलाम बना लिया था। उसका हर फैसला हम ही से करता था। इस दौरान उन्होंने मरियम को भी ढूंढकर काफ़ी बार मारने की कोशिश की थी मगर एलन की मदद से वो बच जाता। फिर ये फैसला किया गया कि मलिका को भी विलियम की भी सज़ा मिलेगी और इसी तरह 10 साल गुजर गए थे मगर कोई दिन भी मलिका का पुरसुकून ना गुजरा। जबकि इस दौरान एलन ने अपना एक मोहरा इंशा को बनाकर महल में भेजा था। इंशा ने खूब पापड़ बेलकर हमीज को अपने आप से मंगनी पर राजी किया था। विलियम इस वजह से एलन के सामने मलिका की फिक्र जाहिर करता था ताकि वो एलन से ज़्यादा मलिका का खून पीकर ताकतवर हो जाए मगर एलन भी इसके इरादों को अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो भी एक अलग ही प्लान तैयार कर रही थी। कैसा बाप है ये हाल? हमेश मुझे कल वाली लड़की से डर लग रहा है। मलिका का मासूम सी शक्ल बनाकर अपने पैरों को देखते हुए बोली। हमेश एक काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा था जबकि मलिका को वो अकेला कमरे में रहने का छोड़कर जा रहा था। क्यों मेरी दोस्त तो बहुत बहादुर लड़की है, अगर फिर भी कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम फिर उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ढेर कर देना। वो उसका सर चूमकर नरमी से बोला। मलिका ने उसकी बात पर मासूम सा मुंह बनाया था और अपना सर सच से हिलाया। हमीज उसके बाद बिखेरता हुआ कमरे से चला गया था। हमीज की जाने की तसल्ली करते हुए मलिका ने उठकर दरवाज़ा अच्छे से बंद करते हुए कहा। कल जो उसने लाइब्रेरी में कागज़ फाड़ कर छुपाया था वो उसने निकाला। बेड पर बैठकर उसको पढ़ने लगी थी। उसको पहले वाकई सब कुछ भूल गया था मगर फिर थोड़ी देर बाद ही उसको सब कुछ याद आ गया था। मगर फिर उसने प्लान बनाया और वो अपनी याददाश्त भूलने का नाटक करते हुए यहाँ से निकलने का प्लान बना रही थी। इस बात से बेखबर कि कोई और भी है जो उसके इस रात से वाकिफ़ था। इस कागज़ में उस जहरीले कीड़े के बारे में लिखा हुआ था। वो जानती थी कि इसके जहर के असरात अभी तक उसके जिस्म में मौजूद थे जिसे वो जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि उसे रात को सही से नींद भी नहीं आती थी और उसे थकावट भी महसूस हो रही थी। उसने कागज़ पर लिखा हुआ इस कीड़े का इलाज लिखा। उसमें उसका वाहिद हल रॉयल ब्लड का था। उसका असर सिर्फ रॉयल ब्लड ही ख़त्म कर सकता था, वो भी लगातार 3 दिन पीने से। अब मसला ये था कि उसे रॉयल ब्लड भी हमीज का चाहिए था क्योंकि इसमें लिखा था कि जिसने पहली बार ब्लड पिला दिया है अब उसे फिर उसका ही रॉयल ब्लड लगातार पीना है। अगर ये न लिखा होता तो वो यहाँ से निकल के शराब की मदद लेकर उसका खून पी लेती। और सबसे बड़ी बात, रात को भी इसकी नाक से खून निकला था जिससे वो हमीज से छुपा गई थी। मगर आज उसने सोचा था कि अगर उसके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो वो हमीज से छुपाएगी नहीं। दरवाजे पर खटकने की आवाज़ पर उसने झटके से वो कागज़ तकिए के नीचे छुपा लिया। जबकि इंशा अंदर आई, मलिका को उसका अंदाज मशकूक सा लगा। उसकी आंखों में वो चमक साफ दिख सकती थी। उसे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। वहाँ बड़ी दकारी करने आ गई है तुम्हें मलिका। वैसे तुम्हें मज़ा तो बड़ा आया होगा ना मुझे कल थप्पड़ पड़वाकर। इंशा उसके करीब आकर उसका चेहरा जकड़ कर फनकारी। ये आप क्या कह रही हैं? वो आंखों में खौफ ली उसे देखती हुए बोली। मलिका उसकी चालाकी समझ रही थी। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ कि क्यों ये सब कर रही हो। वो मलिका को उकसा रही थी। हमीज बचाओ मुझे। मलिका चीखते हुए उससे दूर होने लगी, नाकाम से कोशिश करने लगी। फिर उसने इंशा को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर ऐसे थप्पड़ अपने मुँह पर मारा कि ऐसे लगा जैसे इंशा ने मारा हो। मलिका की चीखें सुनकर हमीज तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इंशा के कहने पर कि एक बार उसके साथ बाहर खड़ा हो जाए उसको पता चल जाएगा कि मलिका नाटक करी। मगर अब अंदर आकर मलिका को सुख चेहरा देखकर हमीज को अपने पर इंशा पर शदीद गुस्सा आया। जबकि मलिका को बुरी तरह रोते देखकर इंशा घबरा गई थी।
हमीज ने झटके से अंशा को गले से दबोचकर उसको जोर से दीवार से लगाया, जिससे उसका सिर दीवार में बचने से चकरा कर रह गया था। मलिका ने हमीज का ध्यान भटका देखते हुए वो कागज तकिए के नीचे से निकालकर अपनी पोशाक के अंदर छुपा लिया। हमीज छोड़ दो। अंशा इसको दूर करने की कोशिश करने लगी थी। उसे हमीज से डर लगने लगा था। हमीज अपने पीछे से मलिका की आवाज़ भरी तकलीफ भरी आवाज़ सुनकर उसने जोर से अंशा को ज़मीन पर फेंका और वो तेज़ी से अंशा के करीब बढ़ा था, जिसके नाक से खून तेज़ी से निकलने लगा। हमीज ने तेज़ी से बाहर खड़े मुलाजिम को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया और उसको कैद खाने में बंद कर दिया जाए। हमीज तेज़ी से मलिका को उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता बोला, जबकि वो अंशा को कैद खाने में बंद करने का हुक्म देना ना भूला। मलिका खुद भी अपने नाक से निकलती खून को देखकर हैरान थी। उमेश ने जल्दी से उसके नाक पर कपड़ा रखा था, जबकि मलिका को जाने की उमेश के खून की तलब हुई थी और खुद पर कंट्रोल खोते हुए उसने कपड़ा अपने मुंह से हटाकर आगे बढ़कर अपने दांत उमेश के बाजू पर काढ़े। उमेश मलिका के इस अचानक हमले पर हैरान रह गया था, मगर फिर गहरा सांस भरकर उसने मलिका को अपने साथ लगाया। मलिका थोड़ी देर बाद खुद ही बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई थी। उमेश ने परेशानी से उसका चेहरा थपथपाया और डेलिस के कमरे से आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से मलिका को उठाकर बाहर ले गया। डेलिस को उसने सारी सूरत हाल के बारे में बता दिया था और अब डेलिस दोबारा उसका मुआयना कर रहा था। शहजादे, लगता है इलाज में थोड़ी गलती हो गई है। दरअसल रॉयल ब्लड इसको लगातार 2 दिन पिलाना था, मगर 1 दिन पिलाने के बाद ना पिलाने पर जहर के असरात जो पहले कम हो गए थे अब दोबारा ज़्यादा होने लगे हैं। अभी उठेगी तो सब ठीक हो जाएगा, मगर कल भी आपको अपना रॉयल ब्लड उसे पिलाना होगा, वरना मलिका की जान को खतरा भी हो सकता है। डेलिस दूध निकलता हुआ हमीज का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर हल्की आवाज़ में कहा, ठीक है जाओ यहाँ से। हमीज अपना गुस्सा सब करता हुआ बोला था। मलिका के पास जाकर बैठ गया। उसने एक कपड़ा गीला करके उसका मुंह साफ किया। अब अफसोस हो रहा था अंशा की बातों पर यकीन करने के लिए। शहराम मलिका के साथ महल में दाखिल हुआ ही था कि उसे लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। सारे लोग खड़े होकर शहराम के साथ चलती मलिका को देख रहे थे, जो मुस्कुराती हुई शहराम के साथ लगी खुशी से महल को देख रही थी। आखिर उसकी महल देखने की ख्वाहिश जो शहराम ने पूरी कर दी थी। वो मलिका को महल में मौजूद अपने कमरे में लेकर आया था। उसका कमरा बेहद खूबसूरत और नफासत से सजाया गया था। उसे ऐसा देखकर लगता ही न था कि शहराम ने इसके कमरे को सालों से इस्तेमाल ही किया नहीं था। वो खुशी से चहकती सारे कमरे को देखने लगी थी। वो कमरे में मौजूद बालकनी को देखती खुशी से उछलते हुए वहां गई, जहाँ से इस वक्त जंगल का पिछला सारा हिस्सा और नदी दिख रही थी। वो बालकनी में खड़ी इश्तियाक से बाहर के मंजर को देख रही थी, जबकि ठंडी हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। शहराम मलिका को देखता हुआ उसके पीछे बालकनी में आया और पीछे से उसको अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर बोसा लेकर वो उसकी थोड़ी पर अपने चेहरा टिकाकर उसके सामने का नज़ारा देखने लगा था। शहराम, मुझे कभी इस नदी के किनारे लेकर जाना, वो कितनी हसीन लग रही है। उसके सीने के साथ लगी उसने फरमाइश की। जिस दिन तुम कहोगी ना उसी दिन तो है मैं वहाँ लेकर जाऊँगा। अब जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। फिर हमने किंग और क्वीन से मिलने जाना है। फिर तुमने मलिका से भी तो मिलना है ना। शहराम उसका रुख अपनी तरफ करता उसकी नाक को चूमकर बोला। मलिका उसकी बात पर झज्झे से हिलाती अंदर चली गई थी, जबकि शहराम वहां खड़े होकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने लगा। हमीज मलिका का सर चूमकर उस पर कंफर्ट दुरुस्त करता बाहर जाने लगा, जब अचानक से मलिका को गहरे गहरे सांस लेते देखकर वो उसकी जाने मुड़ा। मलिका वो उठाने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था। हमीज परेशानी से तेजी से डेलिस को बुलाने के लिए मुलाजिमों को कहने जा रहा था, जब अचानक कमरे में मौजूद सारी लाइट्स बंद हो गई। एक तेज रोशनी दिखी। हमीज ने परेशानी से मलिका को देखा, जो अभी भी गहरे सांस लेती बेचैन थी। अचानक उसे कमरे में एक फिल्म की तरह मलिका की मुख्तलिफ यादें दिखने लगी। हमीज, मैंने नहीं मारिया को मारा, मेरा यकीन करो। रोती हुई मलिका अपना काम गलत करने की वजह से हमीज से थप्पड़ खाने के बाद बोली। हमीज ने वो मंजर देखकर अपनी आंखें बेसाख्त था। नीचे उसका अपना हाथ मलिका पर किया गया जुल्म देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो जुल्म उसकी रूह पर किया गया हो। बगला मंजर मलिका के कमरे का था। मलिका कोई जड़ी बूटी लेकर इसे दवाएं तैयार करी थी। जब गुस्से से भरा हमीज धार से दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल हुआ, जिससे मलिका डर कर उसने आंखों में खौफ समाये हमीज को देखने लगी, जो अब लंबे लंबे ढक भरता उसके करीब आया था। हमीज ने उसके करीब आकर उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेकर जोर से झटका, फिर उसका रुख मोड़कर उसके बालों को दूसरी तरफ करता वो पहली बार मलिका पर अपना वहशी लम्स छोड़ने के लिए झुका था। थर कांपती मलिका ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहना शुरू हो गए थे। हमीज ने मंजर देखकर जोर से अपनी मुट्ठियां भींची थी। वो वाकई आज मलिका की यादें देखता जैसे ज़मीन में गड़ता जा रहा था। अब तीसरा मंजर शुरू हुआ था। मलिका के जद से चेहरे पर कई दिनों बाद बाग में आने पर मुस्कुराहट खुली थी। वो खुशी से एक हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी बाग में मौजूद मुख्तलिफ फलों को देखते हुए सोचती हुई आगे बढ़ रही थी, जब अंशा कुछ लड़कियों के साथ बाग में और उसने जोर से पीछे से मलिका को धक्का दिया, जिससे वो सीधी ज़मीन पर गिरी और उसके हाथ में हाथ छिल गए। अंशा ने अपने साथियों के साथ उसे थोड़ी देर
फेंक के और बाग में रोती हुई मलिका को छोड़कर भाग गई थी। मलिका का नाजुक सा सरापा शिद्दत से रोने लगा था। हमीज के दिल में एक दर्द उठा मंजर देखकर, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये तो मलिका का मुश्किल माजी था जो गुजर चुका। एक नया मंजर अब की बार से दिखाई दिया था। मलिका सीढ़ियां उतर रही थी जब पीछे से मारियस के साथ उतरी और मलिका के नीचे उतरते ही उसने मलिका का बाजू जोर से दबोचा और उसे खींचकर थोड़े से साइड पर लेकर गई, जबकि मलिका उसकी हरकत पर घबरा गई। तुम हमीज से दूर रहो वरना तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी हमीज के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं दोगी। मारिया उसके मुंह पर थप्पड़ जड़कर बोली और उसे जोर से नीचे धक्का देकर जा चुकी, जबकि मलिका रोती हुई हमीज के पास भागी थी। हमीज ने अपने सामने मौजूद मंजर से नजर हटाकर बिस्तर पर पड़ी मलिका को देखा, जिसका वजूद झटके खाने लगा। वो तेजी से मलिका के पास गया, पास पड़ा पानी उठाकर उसके मुंह पर छींटे मारता उसे उठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज मलिका उठ जाओ, बोलते जाइए अंदाज में उसे हिलाता चगाता बोला था, जिससे बेचारी को खुद होश ना था उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक मलिका ने अपनी आंखें खोली, कमरे में मौजूद हर चीज को जमीन पर गिर गई थी। उसने आंखें खोलकर गहरा सांस लिया। हमीज ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह से पानी का ग्लास लगाया और मलिका को पानी पिलाकर वो उसके साथ ही बैठ गया, जब थोड़ा पुरसुकून हो गई थी। उसने मलिका को अपने साथ लगाकर उसका चेहरा थामा और उसके चेहरे से पसीना पहुंचा। मुझे डर लग रहा है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। वो अचानक से हमीज से बोली। इसका हल्का हल्का काम था जिसमें उसके खौफ को डर का पता दे रहा था। वो एक ख्वाब था, हमीज मलिका से बोला और उसकी पुश्त को होले होले से सहलाने लगा। शहराम मलिका को लेकर क्वीन और किंग के कमरे में इजाजत देकर दाखिल हुआ तो क्वीन की आंखें शहराम को इतने दिनों बाद देखने पर नम हुई थी और वो तेजी से शहराम की जाने पड़ी। मेरा छोटा शहजादा कैसा है? उसको अपने साथ लगाती क्वीन ने मोहब्बत से पूछा था। आपके सामने हूँ, देख लें। वो मुस्कुराकर बोला था। मेरी बीवी से मिली क्वीन, वो मलिसा की तरफ इशारा करता बोला जो मुस्कुराकर उन्हें ही देख रही थी। ये तो बहुत खूबसूरत है। शहराम क्वीन को मलिसा के करीब जाकर उसका चेहरा मोहब्बत से छूकर मोहब्बत से बोली। क्वीन मलिसा ने इनकी बात पर मुस्कुराकर अपने सर को हल्के से खम दिया। किंग है मलिसा, वो मुश्किल मुस्कुराता किंग की तरफ मलिसा को मुतवज्जा करता बोला जो एक शांत से कुर्सी पर बैठे हुए थे। किंग मलिसा ने एडवर्ड को देखकर अपने सर को हल्का सा खम दिया। कैसा रहा सफर मलिसा? किंग ने मलिसा से पूछा, जबकि क्वीन अब शहराम के साथ खड़ी मोहब्बत से उसे देख रही थी। बहुत मजे का, वो चाहती फिर बोली से वहाँ के सफर में बेहद मजा आया था क्योंकि वो शहराम के साथ जगह जगह रुकी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्वीन मुस्कुराती हुई मलिसा से बोली थी। क्वीन मलिका कहाँ है? मलिसा को दरअसल इससे मिलना है, इसके बाद हमने थोड़ी देर आराम करना है, फिर रात को हम दोबारा आप दोनों से मिलेंगे। वो अपनी माँ से पूछता, उसके चेहरे पर अपने जाने की बात पर उदासी देखकर उसने जैसी तसल्ली दी। इसकी बात पर क्वीन खुश हो गई थी और उसने शहराम को मलिका के बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो अपनी याददाश्त भूल गई है। किंग और क्वीन से मिलाकर शहराम मलिसा को मलिका से मिलाने लेकर गया था। शहराम ने हल्का सा दरवाजा नॉक किया। मलिका को लेकर हमीज के कमरे में दाखिल हुआ। हमीज मलिका के बाल हिला रहा था जबकि वो उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंदे हुए बैठी थी, मगर किसी के आने पर मलिका ने अपनी आंखें खोली और शहराम को देखकर उसने जल्दी से खुद को हमीज से दूर किया था, जबकि उसके चेहरे का हल्का सा सुर्ख हो चुका। हमीज ने मलिका के दूर जाने पर अपने सामने खड़े शहराम को घूरा जो उसकी खूरी को नजरअंदाज करके मलिसा को लिए मलिका की तरफ आ रहा था। शहरी, ये कौन है? मलिका ने उसे आंखों से इशारा करते नजर झुकाए पूछा था। मेरी बीवी है मलिका और हम खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। मुझे पता है चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो मलिसा के साथ उसके करीब आकर खड़ा होता हुआ बोलने लगा। उसकी बात पर मलिका की आंखें चमकी। मैं बीमार हूँ, हमेशा इस वजह से मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा था। अब तुम आ गए हो, फिर मैं और तुम। मलिसा नाम है मेरा। हाँ, फिर हम मलिसा के साथ बाहर घूमने जाएंगे। वो चहकी। अरे मुझे क्यों भूल गई हो? हमीज ने हल्का से उसके माथे पर अपनी उंगली मारकर पूछा। मुझे ऐसे मत मारा करो हमीज, वो मुंह फुला कर बोली थी। मलिसा, ये मेरा बड़ा भाई हमीज है। शहराम उसके साथ ही मलिसा का तारुफ हमीज से करवाया, जिस पर हमीज ने सिर्फ अपने सर को हल्का सा खम दिया था। आओ बैठ जो शहरी, हमीज शहराम को बोला जो उसकी बात सुनकर उनके सामने मौजूद सोफे पर बैठ गया था। फिर वो लोग बातें करने लगे थे। आज एक नई सुबह महल में हुई थी। फिजाओं ने रुख मोड़ा था। आज हवा भी नहीं चल रही थी। अजीब सा मौसम था। महल में चहल कर पहल जारी थी। मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खाने एक बड़े से टेबल पर सजाए जा रहे थे, जिसके इर्द गिर्द किंग, क्वीन, हमीज, मलिहा, शहराम और मलिसा बैठे हुए आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। कैसे गुजरी तुम्हारी रात? मलिसा, पसंद आया महल? क्वीन ने मलिसा से पूछा जो मुस्कुराती हुई मलिका से बात कर रही थी। जी क्वीन, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो हमारी बालकनी से जो नदी का चमकता हुआ पानी नजर आता है ना, वो बहुत खूबसूरत था। आज मुझे शहराम वही दिखाने के लिए लेकर जाएगा। और किंग अभी मलिका मजीद बात करती कि एक शख्स भागता अंदर आया था। सब उस शख्स ही जाने मुतवज्जा हो गए जो किंग का खास आदमी था और इस वक्त थामता हुआ खड़ा था। महल पर अंदरूनी हिस्से से हमला हुआ है। एलन अपने साथियों समेत महल के अंदर दाखिल हो चुकी है और वो लोग किसी तरह बढ़ रहे हैं। उसने तेजी से किंग को आगाह किया। सब लोग उसकी बात पर तेजी से अपनी जगह से उठे थे। क्या बकवास कर रहे तुम? और कहाँ सारे सिपाही?
किंग लगता है कोई गद्दार है। हमारे बीच रात के खाने के बाद बहुत से सिपाहियों की तबीयत खराब हो चुकी थी, इसी वजह से आज पहरे पर सिपाही कम थे। किंग की बात पर वो तेजी से जवाब देने लगा। वो दरवाजा धार से खुलने की आवाज़ पर मरीजा की बेसाख्ता चीख निकली। एलन अपने साथी समेत मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रही थी। मलिका को हमीज ने तेजी से अपने पीछे किया, जबकि शहराम ने भी मलिका को पीछे करकर खुद को आगे खड़ा होकर एलन और उसके साथियों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। कैसे हो भाई? उसने किंग से तंजिया पूछा। अरे वाह, आज तो भाई पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है, खैरियत है ना? एलन की सहम में जो शीरी आवाज़ सबके कानों में पड़ी थी और तेजी से अपने साथियों को इशारा करती हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी। मलिका को अपने पीछे किए हमेश तेजी से अपने करीब शख्स को मार रहा था, जबकि शराम के साथ खड़ी मलिसा खुद अपना बचाव करती उसके साथ ही लड़ रही थी। अचानक से एक वैम्पायर ने हमीज के पीछे से होते हुए जोर से चाकू मलिका को मारना चाहा, मगर वो बर्वक्त नीचे झुक गई। मगर खुद का बचाव करती वो जोर से टेबल के किनारे से लगी। इसकी नाक से दोबारा खून निकलना शुरू हुआ, मगर इस बार उसने तेजी से अपनी नाक से खून हमीज के देखने से पहले ही साफ किया। जब दोबारा उसको अपने साथ लगाए, तेजी से अपने चाकू से दूसरे वैम्पायर्स को मार रहा था। मलिका की आंखों क्या अंधेरा छाने लगा था। वो जो हमीज के सारे खड़ी थी, घुटनों के बल जोर से जमीन पर गिरी और एक जोता चीख इसके हलक से महल की तरह दीवार को हिला गई। इसको अपने सारे जिस्म में तकलीफ उठती महसूस हो रही थी। हमीज झटके से मलिका की तरफ मुड़ा, जबकि बाकी भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। फिर रात की तरह डाइनिंग हॉल में मौजूद तमाम रोशनी की जराए बंद हो गई थी, जबकि रोशनी सिर्फ डाइनिंग हॉल में मौजूद एक बड़ी सी खिड़की से आ रही थी। हमीज तेजी से मलिका की तरफ बढ़ने लगा, जब एक तेज रोशनी फिर उससे निकली और उसकी यादों के मनाजिर दोबारा किसी फूल की तरह धुएं में उड़ते हुए दिखाई दिए। वो चीखती हुई अपने सर पर हाथ रखे अपनी यादों को सबके सामने देखने से छुपाने की कोशिश में मजीद तकलीफ में मुब्तला हो रही थी। हमीज ने एलन के एक साथी को आगे बढ़ते हुए मलिका पर हमला करते देखा। झटके से उसकी गर्दन मरोड़ी, जबकि सब दोबारा लड़ना शुरू हो गए। एलन किंग से दोबारा विलियम शहनाम से लड़ रहा था, जबकि क्वीन और मलिसा एक साथ मुकाबला कर रहे थे, जबकि मलिका की यादें उसके साथ ही चल रही थीं और सब लोग लड़ते हुए साथ मलिका की यादों के मनाजिर भी साथ देख सकते थे। मलिका की कोई तकलीफ से जोदा चीख निकली। फिर उसके साथ बात मलिका की वो याद दिखाई दी कि किस तरह से एलन का साथी खींच कर जा रहा था और जिसमें मारिया को एलन के साथी ने मारा था। हमीज जो कि एक वैम्पायर को मारकर अभी दूसरे पर हमला कर रहा था, जब उसको मलिका की यादों की परछाइयाँ दिखी और उसे लगा कि वो अब दोबारा कभी मलिका का सामना कर पाएगा। उसके इस ध्यान भटकने पर एक वैम्पायर ने उस पर हमला करना चाहा, मगर इस बार मलिका की जोधा जी के साथ मुख्तलिफ छुरी और कांटे खाने की मेज से हवा में उठे थे और वहाँ मौजूद हर एलन के साथी के दिल के अंदर पेवस्त हो गए और दर्द और तकलीफ से सबकी चीखें निकली थी, मगर वही चाकू इनके दिलों से निकलकर उनकी गर्दनें झटके में काट चुके। एलन के सब साथी जमीन बोस हुए थे सिवाय विलियम के और एलन के, जो दोनों अपने आप को बमुश्किल बचा पाए थे। एलन ने तेजी से किंग को चकमा देकर आगे बढ़कर मलिका के कमर में जोर से चाकू मारना चाहा, मगर उसी वक्त हमीज ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर एलन को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो जहर भरा चाकू फिर भी हमीज के बाजू में पेवस्त हो गया था। किंग ने तेजी से एलन की गर्दन पर चाकू मारकर उसकी गर्दन सर से अलग कर दी थी, जबकि विलियम को भी शनाब मार चुका था। हमीज के जिस्म में जहर फैलने से इसकी धड़कनों की रफ्तार सुस्त होना शुरू हुई थी। वो भी घुटनों के बल मलिका के पास गिरा और वो ज़मीन बोस हुआ था, मगर उसका सर मलिका ने तेज़ी से अपनी गोद में रखा था। मलिका के नाक से भी खून तेज़ी से बहने लगा। मलिका ने अपनी भीगी आंखों से हमीज को देखा और एक चाकू हवा में मोहल्ले होकर तेज़ी से उसके करीब आए। सब ने उसकी बेगुनाही का सबूत देखा था। सबको लगा वो हमीज को मारने लगी है, जबकि हमीज भी अजीज से मुस्कुराया, मगर इस चाकू को पकड़कर मलिका ने अपने हाथ पर एक गहरा कट लगाया और उसमें से निकलता खून उसने हमीज के हल्के से खुले मुंह के आगे किया था। अपनी धुंधलाती आंखों से वो आखिरी बार हमीज को देखकर मुस्कुराई, जो खुद उसको देखकर मुस्कुराए। दोनों एक साथ होशो खुद से बेगाना हो गए थे। वो नदी के किनारे मुस्कुराती भी चल रही थी। नदी का चमकता पानी उसको बेहद भा रहा था, जबकि उसकी आंखें बिल्कुल चमकते हुए पानी की तरह चमक रही थी। किसी ने आके पीछे से उसके गिर्द अपना हसार बांधा। वो मुस्कुराती हुई हमीज का लम्स महसूस करके उसके सीने के साथ अपना सर टिका गई। कैसा महसूस कर रही हो? मोहब्बत से उसके सर को छूमकर पूछा गया। आज़ाद, खुश और चाहे जाने का एहसास महसूस करके मैं खुशी से पागल होने को हूँ। वो खुलकर मुस्कुराती अपने एहसासात बता रही थी। साथ से कई हफ्ते तक मलिका बेहोश थी। मेरे मुँह से मलिहा निकल रहा बार बार, जबकि हमीज को 2 दिन बाद होश आ गया था। मलिका के होश में आने पर किंग और क्वीन दोनों ने मलिका से माफ़ी मांगी थी, जबकि हमीज ने भी इससे माफ़ी मांगते हुए बस इतना कहा था कि सिर्फ वही इसकी शहजादी बन सकती है, वरना वो कभी शादी न करेगा और अब से वो आज़ाद है। तकरीबन 1 हफ्ते तक मलिका हमीज से दूर शहराम और
मलिका के साथ शहर में आज़ादी से रहकर आ चुकी थी, मगर वो महल की ज़िंदगी की इतनी आदी हो गई थी कि वो ज़्यादा देर शहर रुक ना पाई और अपने असल की तरफ लौट आई। जबकि मलिका के बगैर हमीज भी पूरा दिन उदास ही रहता। मगर जैसे ही मलिका वापस आई, उसी रात को हमीज ने उसे शादी की पेशकश की। फिर 2 दिन पहले ही वो शादी कर चुकी थी। ज़िंदगी आसान हो चुकी, उसके लिए हमीज को माफ़ करना आसान न था, मगर फिर भी उसने उसे माफ़ कर दिया। आज एक बार फिर वो मलिका की ख्वाहिश पर 10 साल पहले की तरह उसे नदी के किनारे लाया। वो खुद भी 10 साल बाद ही यहाँ आया था। जब वो पहले यहाँ आए थे तो उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक का था, मगर अब वो रूह के रिश्ते से बन गए थे। इतनी जल्दी पागल मत होना यार, वरना मेरा क्या होगा? फिर एक नई लड़की ही ढूंढनी पड़ेगी। वो मुस्कुराहट दबाकर उसे तंग करने के लिए बोला था। आप उस इंशा के पास वापस चले जाना। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली थी। इंशा की गद्दारी का भी उन्हें पता चल गया था, जिसकी वजह से उसे सारी जिंदगी के लिए जिंदान में कैद करने की सजा सुना दी गई थी। ऐसा मत बोलो, मजाक कर रहा था यार मैं। वो उसका रुख मोड़कर उसके माथे पर अपना लम्स छोड़कर बोलने लगा। मलिका ने सुदगी से उसके गिर्द अपना मजबूत हिसार बांधा था और अपनी आंखें मूंदी थी, जबकि उसका इज़हार का सुनकर हमीज खुलकर मुस्कुराया। आखिर इतने सालों बाद उनकी ज़िंदगी दोबारा हसीन हो गई थी और खुशियाँ दोबारा उनके पास लौट आई थीं, ख़त्म, शुद्ध।